हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज ऑनलाइन क्लासेज। आज वर्तमान समय में जो राजस्थान में विभिन्न भर्ती परीक्षाओं का जो कैलेंडर जारी किया गया है, जैसे राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम 13 से 16 मई के मध्य हैं। 4 जून 2022 को है पशुधन सहायक का पेपर है। अनुदेशक जो है कंप्यूटर अनुदेशक का भी जो है पेपर है जून में। और इसके अलावा और महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं, प्रयोगशाला सहायक है। इन सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में राजस्थान जीके से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है आज की क्लास में हम बात करेंगे, इरिगेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं। यानी सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है इन परीक्षाओं के लिए। और कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे जाते हैं उन प्रश्नों की मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। देखिए, इरिगेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान की जो महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाएं हैं, इनमें सबसे पहले हम बात करते हैं मोस्टली तो हमारा राजस्थान का अधिकांश तो भाग है डेजर्ट के रूप में विस्तारित है पश्चिमी राजस्थान में। इसलिए यहाँ पर हम बात करें तो कृषि जो है, कृषि में सिंचाई की आवश्यकता बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मानसून बहुत कम आता है, वर्षा बहुत कम होती है, मानसून पर आधारित होता है पूरा कृषि का जो हमारे राजस्थान का क्षेत्र है। तो यहाँ पर सिंचाई परियोजनाओं का होना अति आवश्यक है। इसलिए यहाँ पर राजस्थान की जो सिंचाई परियोजना है, इनमें कौन कौन से सिंचाई परियोजनाओं के साधन हैं, माध्यम है, जिनके द्वारा हमारे यहाँ पर सिंचाई की जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंचाई परियोजनाओं के स्रोत, सिंचाई परियोजनाओं के या सिंचाई के सीधा सा बात करेंगे सिंचाई के माध्यम या स्रोत। सिंचाई के माध्यम या स्रोत क्या क्या है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंचाई के माध्यम या स्रोत में एक नंबर आता है कुएं, 2 नंबर हम बात करेंगे नलकूप, और 3 नंबर हम बात करेंगे नहरें, 4 नंबर पे हम बात करते हैं तालाब, और 5 नंबर पर हम बात करते हैं अन्य जो स्रोत होंगे उनको हम ले लेंगे नंबर 5 पर। सबसे पहले हम बात करें कुएं एवं नलकूप। तो कुएं एवं नलकूप के द्वारा हमारे राजस्थान में लगभग 24% भूमि है जो हमारे राजस्थान की, इस पे सिंचाई हो पाती है कुएं के द्वारा। नलकूप की अगर हम बात करें तो राजस्थान का लगभग 42% भाग है जिसके द्वारा सिंचाई होती है नलकूपों द्वारा। और नहरों के द्वारा हम बात करें तो राजस्थान का लगभग 30% भाग है जहां नहरों द्वारा सिंचाई हो पाती है। तालाबों की अगर हम बात करें तो तालाबों में मोस्टली रूप से राजस्थान का लगभग 1% भाग है जहां पर तालाबों द्वारा राजस्थान में सिंचाई होती है। अन्य में अगर हम बात करें तो अन्य में ले सकते हैं हम झरने, और झरनों द्वारा जो सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है या झरने कह सकते हैं, और झरने के द्वारा लगभग 1% भाग सिंचाई होती है। और इसके अलावा हम अन्य स्रोत फिर ले सकते हैं। हम बात करें यहाँ पर कि कुएं जो है और कुओं द्वारा जो 24% सिंचाई होती है हमारे राजस्थान में, ये सबसे ज़्यादा सिंचाई कुओं के द्वारा कहाँ पर होती है? तो जयपुर, और जयपुर के बाद में दूसरा जिला अगर हम लेंगे तो जिला आता है हमारा अलवर जिला। जयपुर के बाद में कौन सा ले लेंगे हम? अलवर जिला। नलकूपों की दृष्टि से अगर हम बात करें कि नलकूपों में सबसे ज़्यादा कौन से जिले में सिंचाई होती है, तो नंबर 1 पर आ जाता है यहाँ पर है जयपुर जिला, और जयपुर के बाद में दूसरा जिला आएगा यहाँ पर है भरतपुर जिला। नलकूपों में सर्वाधिक सिंचाई होती है जयपुर और भरतपुर जिले में सबसे ज़्यादा। नहरों की अगर हम बात करें तो हमारे राजस्थान में मोस्टली नहरों का जो एरिया है उत्तरी पश्चिमी राजस्थान है सबसे ज़्यादा नहरों द्वारा सिंचाई होने वाला। तो जिले की अगर हम बात करें तो श्री गंगानगर होगा, श्री गंगानगर, और इसके बाद में दूसरा जिला अगर हम बात करें तो हनुमानगढ़ होगा। ये 2 जिले हमारे राजस्थान के, उत्तरी राजस्थान के, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, जहां नहरों द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। तालाबों की अगर हम बात करें कि तालाबों द्वारा राजस्थान में सबसे ज़्यादा सिंचाई कहां पर होती है, तो एक जिला है भीलवाड़ा जिला, भीलवाड़ा, और दूसरा जिला होगा बारां जिला। इन दोनों जिलों में तालाबों द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। और हमारे राजस्थान में तालाबों द्वारा सिंचाई होती है लगभग कितना? 1% से अधिक भाग है जहां तालाबों द्वारा सिंचाई हो पाती है। झरनों की अगर हम बात करें तो झरनों से 1% कम सिंचाई होती है लगभग, और सर्वाधिक डूंगरपुर व बांसवाड़ा, डूंगरपुर
और बांसवाड़ा ये 2 जिले हैं जहां सबसे ज़्यादा झरनों द्वारा सिंचाई हो पाती है। इसके अलावा अन्य स्रोत हम लेते हैं तो लगभग 2% और अन्य स्रोत आएंगे जिनके द्वारा हमारे यहाँ पर सिंचाई हो पाती है। तो लगभग हमने देखा कुएं, नलकूप, नहरें, तालाब और अन्य, इनमें कितना कितना प्रतिशत हमारे राजस्थान में सिंचाई होती है और कहाँ कहाँ कौन से जिले में सबसे ज़्यादा इनके द्वारा सिंचाई हो पाती है। हम बात करना चाहें, अक्सर एग्जाम में ये कुएं और नलकूप दोनों को एक साथ देके पूछ लिया जाता है। कुएं एवं नलकूप, तो इसमें से जो पूछा जाता है सीधा सा प्रश्न, कुएं एवं नलकूप, इनके द्वारा संपूर्ण जो सिंचाई होती है 24 और 42, 24 का ही उल्टा करेंगे तो कितना आएगा 42, और कुएं नलकूप द्वारा समग्र रूप से सिंचाई होती है तो लगभग 66.67% भाग, जो कि सर्वाधिक हमारे यहाँ पर है कुएं एवं नलकूपों द्वारा। क्योंकि आज वर्तमान समय में कुओं का जो बहुत कम प्रचलन हो रहा है, सबसे ज़्यादा जो हो रहा है कौन सा, नलकूप। क्योंकि हम देख रहे हैं अक्सर कुएं खोदने में भी लगभग 1 महीना का समय लग जाता है और नलकूपों में सिर्फ 2-4 घंटे में हमारे यहाँ पर नलकूप हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा वर्तमान समय में नलकूपों द्वारा सिंचाई होती है और कुएं नलकूप को एक साथ हम लेते हैं तो लगभग 66.67% भाग है। और अगर जिलों की बात करें समग्र रूप से तो जयपुर जिला, और इसके बाद में अलवर जिला, और इसके बाद में भरतपुर जिला। इस प्रकार से ये तीनों जिले हैं जो कुएं एवं नलकूप दोनों के समग्र रूप से हम बात करें तो तीनों जिले जो हैं अग्रणी जिले हैं जहां इनके द्वारा सिंचाई हो पाती है। हम बात करें कि हमारे यहाँ पर जो सिंचाई है और इस सिंचाई के जो परियोजनाएं हैं कि कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, इन सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण, सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण कि कितने प्रकार की सिंचाई परियोजनाएं मोस्टली हमारे यहाँ पर पाई जाती हैं। तो मोस्टली 3 प्रकार के हम सिंचाई परियोजनाओं की बात करेंगे। सबसे पहले नंबर 1 होती है लघु सिंचाई परियोजना, लघु सिंचाई परियोजना। 2 नंबर पे हम बात करते हैं मध्यम सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना, और 3 नंबर पर हम बात करते हैं वृहद सिंचाई परियोजना, वृहद सिंचाई परियोजना। तो मोस्टली हम परियोजनाओं की अगर हम बात करें तो 3 भागों में हम राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं को बांट सकते हैं। सबसे पहला नंबर 1 लघु जो सिंचाई परियोजना है, नंबर 2 मध्यम सिंचाई परियोजना है, नंबर 3 वृहद सिंचाई परियोजना है। आपको सीधा सा मोस्टली रूप से मध्यम सिंचाई परियोजना को देखना है कि 2000 हेक्टेयर से और 10,000 हेक्टेयर तक, 10,000 हेक्टेयर तक जो सिंचाई वाला भूमि एरिया है वो कौन सी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आएगा, मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आता है। जैसे ही लघु में हम जाएंगे तो 2000 से कम हो जाएगा, यहाँ पर 2000 हेक्टेयर से कम भूमि एरिया वाला जो क्षेत्र है और वहाँ पर सिंचाई परियोजनाएं जो होंगी वो कौन सी होंगी, लघु सिंचाई परियोजना होंगी। और वृहद की अगर हम बात करेंगे तो 10,000 से अधिक, 10,000 हेक्टेयर से अधिक जो एरिया सिंचित होता है और वहाँ पर कौन कौन सी होंगी, वृहद सिंचाई परियोजनाएं होंगी। अगर मोस्टली हम बात करें कि सर्वाधिक सिंचाई परियोजनाओं में जो योगदान है, सिंचाई परियोजनाओं में जो योगदान है वो सबसे ज़्यादा कौन सी सिंचाई परियोजनाओं का है, तो सबसे ज़्यादा लघु सिंचाई परियोजनाओं का योगदान है। सिंचाई में सर्वाधिक योगदान अगर है तो लघु सिंचाई परियोजनाओं का सबसे ज़्यादा योगदान हमारे यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर एरिया जो है वो लगभग कम डिवाइड होता है। इसलिए यहाँ पर राजस्थान में सिंचाई परियोजनाओं का अगर योगदान सबसे ज़्यादा होता है तो लघु सिंचाई परियोजनाएं, लघु सिंचाई परियोजनाओं का हमने अर्थ लिया कि 2000 हेक्टेयर से कम भूमि में जहां क्षेत्रफल में सिंचाई होती है वो लघु सिंचाई परियोजनाएं होती हैं। तो इस प्रकार से हमने वर्गीकरण किया। सबसे पहले हमने देखा सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम या स्रोत, माध्यम या स्रोत होंगे कौन, कुएं एवं नलकूप। देखिए हम बात करना चाहें यहाँ पर देखिए कि कुएं एवं नलकूप है, कुओं के द्वारा सिंचाई होती है लगभग कितना 24% भाग होती है। सर्वाधिक कहाँ पर होती है, जयपुर और अलवर जिलों में कुओं द्वारा होती है। नलकूपों द्वारा सिंचाई होती है लगभग 42% भाग होती है और जयपुर और भरतपुर में सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। लेकिन कुएं नलकूप दोनों को समग्र रूप से अगर हम देखते हैं
तो 66.67% भाग पर सिंचाई होती है, लेकिन सर्वाधिक जयपुर, अलवर और भरतपुर जिलों में सिंचाई हो पाती है। नहरों द्वारा लगभग हमारे राजस्थान में 30% एरिया सिंचित होता है और सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में। तालाबों द्वारा अगर हम बात करें तो 1% सिंचाई एरिया होता है। और तालाबों द्वारा कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है, तो भीलवाड़ा और बारां ये 2 जिले हैं जहां पर सबसे ज़्यादा तालाबों द्वारा सिंचित एरिया है। अन्य स्रोतों में हम लेते थे झरना, और झरने से 1% कम हमारे राजस्थान में होता है, और कहाँ पर है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और अन्य स्रोत में आ जाते हैं लगभग 2% आएंगे जिनके द्वारा यहाँ पर सिंचाई हो पाती है। सिंचाई परियोजनाओं को वर्गीकरण को हमने 3 भागों में बांटा है। सबसे पहला नंबर 1 लघु, नंबर 2 मध्यम, नंबर 3 वृहद परियोजनाएं। मध्यम की अगर हम सबसे पहले बात करेंगे तो 2000 हेक्टेयर से और 10,000 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल होता है, लेकिन 2000 से कम होगा तो लघु सिंचाई परियोजना होगी, और 2000 से 10,000 से अधिक होगा तो होगा वृहद सिंचाई परियोजनाएं। और सिंचाई परियोजनाओं में अगर हम बात करें तो सर्वाधिक जो योगदान है सिंचाई में वो कौन सी परियोजनाओं का है, तो वो लघु परियोजना है जिसका सबसे ज़्यादा सिंचाई में योगदान हमारे यहाँ पर है। हम बात करते हैं इसके बाद में बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजनाओं की हम बात करें तो किसे कहेंगे बहुउद्देशीय परियोजनाएं? वे परियोजनाएं जिनके द्वारा 2 या 2 से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है वो कहलाती हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। जैसे पेयजल, सिंचाई और विद्युत उत्पादन। विद्युत उत्पादन तो मोस्टली बहुउद्देशीय परियोजनाएं वो होती हैं जहां 2 या 2 से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति उसके द्वारा की जाती है। जैसे पेयजल, सिंचाई, विद्युत उत्पादन। इन तीनों के लिए जो पेयजल की पूर्ति भी होगी, विद्युत उत्पादन भी होगा और सिंचाई परियोजनाएं सिंचाई भी हो सकती है, तो उसको हमने मोस्टली नाम दिया है बहुउद्देशीय परियोजनाएं। हमारे यहाँ पर हम बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित JL नेहरू जी हैं जो, इन्होंने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। आधुनिक भारत का मंदिर कहकर संबोधित किया है। यानी हमारे यहाँ पर जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं इनको जवाहरलाल नेहरू जी ने आधुनिक भारत का मंदिर कहकर क्या किया है, संबोधित किया है। हम बात करें कि प्रथम बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो थी, प्रथम बहुउद्देशीय परियोजनाएं, हम सबसे पहले बात करते हैं विश्व की कि विश्व में सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी, तो एक आती है टेनेसी परियोजना। USA में 1933 में बना दी गई थी। विश्व की सबसे पहली जो बहुउद्देशीय परियोजना है टेनेसी परियोजना 1933। हम बात करें भारत की सबसे पहली तो दामोदर परियोजना, दामोदर नदी घाटी जो परियोजना है ये भारत की सबसे पहली परियोजना है। 1948 में बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में इसको संचालित कर दिया गया था। हम बात करें हमारे राजस्थान की कि राजस्थान की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना तो गंग नहर जो परियोजना है ये राजस्थान की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना। 1950 के बाद में इसको बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में जाना जाने लगा है। वैसे मोस्टली गंग नहर को 1927 में ही जो है निर्माण हो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं बहुउद्देश्यों के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो 1950 के बाद में इसको बहुउद्देशीय परियोजनाओं में शामिल किया गया था। तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं सबसे पहले विश्व में होती है। टेनेसी परियोजना USA में है, 1933 में स्थापित की गई थी। और भारत में है सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना तो दामोदर परियोजना है, 1948 में स्थापित की गई थी। और राजस्थान में गंग नहर परियोजना है। हालांकि गंग नहर को निकाला गया था, निर्माण कर दिया गया था 1927 में कंवर सेन जी द्वारा, लेकिन कहीं ना कहीं 1950 में इसको जो है बहुउद्देशीय परियोजनाओं में सम्मिलित किया गया है। हम बात करते हैं ये जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को
मोस्टली हम दो भागों में विभाजित कर लेते हैं, एक नदियों द्वारा यानी नदियों द्वारा निर्मित है और एक नहरों द्वारा निर्मित है। तो दो भागों में हम इनको बांट सकते हैं। अध्ययन की दृष्टि से हम दो भागों में ले लेंगे। सबसे पहला नंबर 1, नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजनाएं, नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजनाओं ले लेंगे। और दूसरा हम बात करेंगे नहरी बहुउद्देशीय परियोजनाएं, नहरी बहुउद्देशीय परियोजनाएं। हम तो मोस्टली इनको दो भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं कि एक सबसे पहला नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना और 2 नंबर आता है नहरी बहुउद्देशीय परियोजनाएं। नंबर 1 पर हम बात करेंगे नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजनाएं। नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजनाओं में सबसे पहले बात करेंगे कि कौन कौन सी परियोजनाएं हैं जो हमारे राजस्थान के संदर्भ में महत्वपूर्ण होती हैं। तो सबसे पहले नदी घाटी परियोजना होती है चंबल नदी घाटी परियोजना। चंबल नदी घाटी परियोजना। 2 नंबर पर अगर हम बात करें माही नदी घाटी परियोजना, माही नदी घाटी परियोजना होगी। और 3 नंबर पर हम बात करें तो भांकड़ा नांगल नदी घाटी परियोजना होगी। और नंबर 4 पर अगर हम बात करें तो व्यास नदी घाटी परियोजना होगी। 5 नंबर पर अगर हम बात करें रेणुकाजी नदी घाटी परियोजना होगी। और 6 नंबर पर अगर हम बात करें तो एक परियोजना आती है लखवार, देहरादून में पड़ता है लखवार नदी घाटी परियोजना। मोस्टली इन परियोजनाओं को लेकर, नदी घाटी परियोजनाओं को लेकर हम राजस्थान के संदर्भ में बात करेंगे। तो ये देखिए इस प्रकार से हमारा प्यारा सा सुंदर सा ये राजस्थान है। ये हमारा इस प्रकार से राजस्थान है और इस राजस्थान में कहाँ पर कौन कौन सी जो परियोजनाएं हैं उनके संदर्भ में हम बात करेंगे। ये रहा राजस्थान। सबसे पहले हम बात करते हैं चंबल नदी घाटी परियोजना। अक्सरतः हम देखते हैं कि हमारे राजस्थान में चंबल जो नदी है यहाँ से मध्य प्रदेश से निकलते हुए हमारे राजस्थान से होते हुए और इस प्रकार से सीमा से होते हुए उत्तर प्रदेश की ओर यहाँ पर यमुना में जाकर ये मिल जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर है। तो सबसे पहले नदी घाटी परियोजना हो जाएगी नंबर 1 चंबल नदी घाटी परियोजना है। अभी हम इसका विस्तार से विश्लेषण करेंगे कि कहाँ पर किस प्रकार से नदी घाटी, चंबल नदी घाटी को बताया गया है। 2 नंबर पर हम बात करते हैं माही नदी घाटी परियोजना। ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है और इस प्रकार से आते हुए और हमारे दक्षिणी राजस्थान में और जो है गुजरात की ओर जाती है, बहते हुए अरब सागर में अपना जल उड़ेलती है। ये होती है माही नदी घाटी परियोजना। 3 नंबर पर आती है भांकड़ा नांगल नदी घाटी परियोजना। एक नदी होती है सतलज नदी और इस प्रकार से ये सतलज नदी बहती है और इसमें ही एक सहायक नदी होती है व्यास नदी। हम बात करते हैं भांकड़ा नांगल। सतलज नदी और सतलज नदी में एक बांध बना हुआ है भांकड़ा बांध। यहाँ पर तो एक बांध बना हुआ है और बांध का नाम है भांकड़ा बांध। ये है भांकड़ा बांध और इसके थोड़ा सा आगे एक बना हुआ है नांगल बांध। नांगल बांध, भांकड़ा और नांगल बांध की 2 नहरें निकाली गई हैं। एक उत्तर में निकलने वाली नहर है उसका नाम है बिस्त नहर और दक्षिण में जो इसकी नहर निकल रही है इस नहर का नाम है भांकड़ा नहर। यही जो भांकड़ा नहर है ये हमारे राजस्थान में आती है और भांकड़ा नांगल नदी घाटी परियोजनाओं के रूप में ये जानी जाती है। इसके बाद में व्यास नदी घाटी परियोजना की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये जो नदी है इसकी ही सहायक, सतलज की सहायक नदी है व्यास नदी और इस व्यास नदी पर 2 बांध बने हुए हैं। एक बांध है पौंग बांध और एक बांध है पंडहो बांध। पौंग और पंडो ये 2 बांध बने हुए हैं, व्यास नदी पर बने हुए हैं और इन दोनों में से जो है जो हमारे यहाँ पर नदी घाटी परियोजना निकाली गई है व्यास नदी घाटी परियोजना निकाली गई है। हम बात करें रेणुकाजी नदी घाटी परियोजना तो रेणुकाजी जो नदी घाटी परियोजना है ये यमुना नदी है और यमुना नदी की एक सहायक नदी है गिरी नदी। यमुना की सहायक नदी है गिरी नदी, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है ये? हिमाचल प्रदेश में है और यहाँ पर एक जो परियोजना निकाली गई है और उस परियोजना का नाम है रेणुकाजी परियोजना।
गिरि नदी है, यमुना की सहायक नदी है हिमाचल प्रदेश। अभी हम थोड़ा सा इसका विस्तार के बारे में बात करेंगे। मोस्टली अगले जो नदी घाटी परियोजना आती है वो लखवार नदी घाटी परियोजना है। लखवार नदी घाटी परियोजना की अगर हम बात करें तो यमुना नदी पर ही बनी हुई है और उत्तराखंड में बनी हुई है। ये देहरादून में लखवार, देहरादून उत्तराखंड में लखवार परियोजना, लखवार नदी घाटी जो परियोजना है ये यमुना नदी पर बनी हुई है। इस प्रकार से मोस्टली हमारे यहाँ पर 6 नदी घाटी परियोजनाएं हैं। सबसे पहले आती है चंबल नदी घाटी परियोजना, 2 नंबर पर आती है माही नदी घाटी परियोजना, 3 नंबर पर आती है भांकड़ा नदी घाटी, 4 नंबर पर व्यास नदी घाटी, 5 नंबर पर रेणुका जी परियोजना और 6 नंबर पर आती है लखवार जो है परियोजना आती है। इन परियोजनाओं को लेकर एक एक परियोजना के बारे में हम विस्तार से वर्णन करते हैं। सबसे पहली नंबर 1 नदी घाटी परियोजना के बारे में बात करें तो सबसे पहले आती है हमारी चंबल नदी घाटी परियोजना। चंबल नदी घाटी परियोजना को लेकर हम बात करेंगे। सबसे पहले नंबर 1 हमारे सामने प्रश्न बनता है कि चंबल नदी घाटी परियोजना के लिए नदी कौन सी होगी, तो नदी है चंबल नदी। नदी कौन सी होगी, चंबल नदी है। 2 नंबर पर अगर हम बात करें कि कितने राज्यों की ये जो है परियोजना है, तो राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश 2 राज्यों की ये परियोजना है। हम बात करें इस नदी घाटी परियोजना में जो हिस्सा है कि कौन से राज्य का कितना % हिस्सा होगा, तो 50 + 50 दोनों का जो है बराबर हिस्सा होगा, राजस्थान और मध्य प्रदेश का। 3 नंबर पर हम बात करें कि यहाँ पर बांध कितने बने हुए हैं इस परियोजना में। इस नदी घाटी परियोजनाओं में जो बांध बने हुए हैं, और बांध कितने बने हुए हैं, 4 बांध बने हुए हैं। चलिए हम बात करते हैं कि ये हमारा इस प्रकार से दक्षिणी राजस्थान है, और इस दक्षिणी राजस्थान में हम बात करें तो ये देखिए इस प्रकार से ये हमारा दक्षिणी राजस्थान है। और यहाँ पर जो चंबल नदी है, चंबल नदी इस प्रकार से निकल के हम यहाँ से आती है मध्य प्रदेश से, जाना पाओ की पहाड़ी से, और यहाँ से निकलने के बाद में इस प्रकार से हमारे राजस्थान में आती है। और राजस्थान का जो टूटा हुआ जिला है चित्तौड़गढ़, भैंसरोडगढ़, यहाँ पर जो प्रवेश करती है ये 84गढ़ में, और इसके बाद में बहती हुई जाती है राजस्थान के 6 जिलों में बहती है नदी, और अंतिम जाकर अपना जल डालती है किसमें, यमुना नदी में अपना जल उड़ेलती है। चलिए इस पर बने हुए जो बांध हैं उन बांधों की बात करते हैं। सबसे पहले हम कि इस नदी पर जो 4 बांध बने हुए हैं, सबसे पहले इस नदी पर प्रारंभ होते हैं तो मध्य प्रदेश में एक बांध बना हुआ है, मानपुरा भानपुरा मंदसौर जिला है, और मंदसौर जिले में एक बांध बना हुआ है, और बांध का नाम है गांधी सागर बांध। सबसे पहला बांध इस नदी पर गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध है। और गांधी सागर जो बांध है ये मंदसौर मध्य प्रदेश में बना हुआ है, मंदसौर MP। इसके बाद में जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे राजस्थान में, और राजस्थान में सबसे पहला जो बांध आता है वो आता है राणा प्रताप सागर बांध। सबसे पहला बांध हमारे राजस्थान में आएगा, और राजस्थान में सबसे पहला जो इस नदी पर बांध बना हुआ है, और इस बांध का नाम है राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध आता है, और राणा प्रताप सागर जो बांध है रावत भाटा चित्तौड़गढ़ जिले में बना हुआ है, राणा प्रताप सागर बांध। इसके बाद में हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं तो एक बांध आता है जवाहर सागर बांध, एक और बांध आता है, और ये बांध है जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध है, और ये जवाहर सागर बांध बोरावास कोटा जिले में बना हुआ है, जिसे चंबल नदी का पिकअप बांध भी कहा जाता है। इसके बाद में एक और बांध आता है कोटा में, और वो है कोटा बैराज। इस नदी पर जो अंतिम बांध बना हुआ है राजस्थान में, और वो बांध है कोटा बैराज। कोटा बैराज बांध है, और ये भी कौन से जिले में बना हुआ है, कोटा जिले में
बना हुआ है। तो इस प्रकार से इस नदी पर 4 बांध बने हुए हैं। सबसे पहला मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध मंदसौर मध्य प्रदेश में बना हुआ है। दूसरे नंबर पर हमारे राजस्थान में प्रवेश करते ही राणा प्रताप सागर बांध है, रावत भाटा चित्तौड़ में बना हुआ है। और दूसरा बांध है जवाहर सागर कोटा, जिसे चंबल का पिकअप बांध भी कहा जाता है। और चौथा बांध है कोटा बैराज, जो कि कोटा में बना हुआ है। इन चारों बांधों की अगर विशेषताओं के बारे में सबसे पहले हम बात करें कि संपूर्ण जो चंबल नदी घाटी में 4 बांध आते हैं, इन चारों बांधों की विशेषताएं क्या क्या हैं, जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो चंबल नदी पर निर्मित चारों बांधों में सबसे बड़ा जो बांध है, नंबर 1 अगर हम बात करें तो चंबल नदी घाटी नदी घाटी परियोजना में बने जो 4 बांध हैं, इनमें से जो सबसे बड़ा बांध वो है गांधी सागर बांध। अगर चंबल नदी घाटी परियोजना में सबसे बड़ा बांध पूछा जाता है तो गांधी सागर बांध होगा, लेकिन चंबल नदी घाटी परियोजना में राजस्थान में सबसे बड़ा बांध अगर बात करते हैं तो राणा प्रताप सागर बांध आता है। राणा प्रताप सागर बांध है जो चंबल नदी घाटी परियोजना में राजस्थान में निर्मित सबसे बड़ा बांध है। इसके बाद में 2 नंबर पर विशेषता में हम बात करें कि चंबल नदी घाटी परियोजनाओं के 3 बांध हैं, गांधी सागर, राणा प्रताप और जवाहर सागर बांध, जहां विद्युत उत्पादन होता है। लेकिन इस नदी घाटी परियोजना के कोटा बैराज बांध में इस नदी घाटी परियोजना के कोटा बैराज जो बांध है, अंतिम जो कोटा बैराज बना हुआ है, इस कोटा बैराज बांध में विद्युत उत्पादन नहीं होता है। तो आप मोस्टली याद रखें कि चंबल नदी घाटी पर बने हुए जो 4 बांध हैं, इन चारों बांधों में से कौन सा बांध है जहां पर विद्युत उत्पादन नहीं होता है, तो कोटा बैराज बांध होगा, जिसमें विद्युत उत्पादन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सिंचाई परियोजना और पेयजल आपूर्ति के लिए बांध काम में लिया जाता है। चलिए हम बात करते हैं एक एक बांध की कि सबसे पहले गांधी सागर बांध है। तो गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना हुआ जो है सबसे बड़ा बांध है, लेकिन चंबल नदी पर बना हुआ राजस्थान में सबसे बड़ा बांध होगा तो राणा प्रताप सागर बांध है। ठीक है, हम बात करते हैं यहाँ पर कि जवाहर सागर जो बांध है, और इस जवाहर सागर बांध को नंबर 3 जवाहर सागर बांध को चंबल का पिकअप बांध कहा जाता है। चंबल का पिकअप बांध कहा जाता है। चंबल का पिकअप बांध भी अगर कहा जाएगा तो कौन से बांध को कहा जाएगा? जवाहर सागर बांध को चंबल का पिकअप बांध कहा जाता है। ये इस प्रकार से 4 बांध बने हुए हैं। हम यहाँ पर अगर बात करें कि जो राणा प्रताप सागर बांध है, मोस्टली नंबर 4 पर हम बात करेंगे कि रावत भाटा जो चित्तौड़गढ़ में राजस्थान का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह बना हुआ है। परमाणु विद्युत गृह राजस्थान का जो रावत भाटा में बना हुआ है, इसमें जलापूर्ति जो होती है, जलापूर्ति वो राणा प्रताप सागर द्वारा होती है। राणा प्रताप सागर जो बांध है, इसके द्वारा परमाणु विद्युत गृह रावत भाटा में, दूसरा और विद्युत गृह प्रस्तावित है बांसवाड़ा में, लेकिन ये सबसे बड़ा और पहला है, राजस्थान का पहला और बड़ा है परमाणु विद्युत गृह रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में, और इसमें पानी की जलापूर्ति राणा प्रताप सागर द्वारा की जाती है। हम बात करते हैं यहाँ पर विद्युत उत्पादन की कि विद्युत उत्पादन को लेकर यहाँ पर क्या क्या कितना विद्युत उत्पादन होता है। तो इस चंबल नदी घाटी परियोजना में बात करेंगे विद्युत उत्पादन कि हमारे राजस्थान और मध्य प्रदेश को विद्युत उत्पादन का कितना हिस्सा यहाँ पर मिल पाता है। देखिए सबसे पहले ये जो 4 बांध हैं, सबसे पहला बांध हमने देखा यहाँ पर मध्य प्रदेश में, और ये आता है कौन सा बांध?
गांधी सागर बांध। 2 नंबर पर आता है हमारे राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध, और 3 नंबर पर आता है जवाहर सागर बांध, और 4 नंबर पर आता है कोटा बैराज। और यहाँ पर विद्युत उत्पादन नहीं होता है, तो सीधा सा हम लिख देंगे यहाँ पर विद्युत उत्पादन नहीं होगा, विद्युत उत्पादन नहीं, कोटा बैराज में विद्युत उत्पादन नहीं होता है। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले जो गांधी सागर बांध है, यहाँ पर जो इकाई लगाई गई है 4 इकाई लगाई गई है, 4 यूनिट लगाई गई है विद्युत उत्पादन के लिए। और हम बात करें तो प्रत्येक इकाई की जो उत्पादन क्षमता है वो 23 मेगावाट है। प्रत्येक इकाई की उत्पादन क्षमता है 23 मेगावाट है, तो कुल मिलाकर 23 गुना 4 यहाँ पर जो विद्युत उत्पादन होगी वो कितनी होगी, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 रोए 9, यानी लगभग अगर हम बात करें तो पहली जो गांधी सागर बांध है यहाँ पर जो विद्युत उत्पादन होगा वो 4 यूनिट लगाई गई है, 5 यूनिट लगाई गई है। विद्युत उत्पादन के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो गांधी सागर बांध है यहाँ पर 5 यूनिट स्थापित की गई है विद्युत उत्पादन के लिए, और 1 यूनिट की विद्युत उत्पादन जो क्षमता है वो है 23 मेगावाट, यानी प्रत्येक की विद्युत उत्पादन क्षमता 23 मेगावाट है, और यूनिट कितनी लगाई गई है, 5 यूनिट यहाँ पर लगाई गई हैं। तो जो कुल उत्पादन होगा 23 इंटू 5 इकाई है, तो बराबर हो जाएगा 115 मेगावाट जो उत्पादन होता है वो गांधी सागर बांध में उत्पादन हो पाता है। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो राणा प्रताप सागर में जो यूनिट लगाई गई है 4 यूनिट यहाँ पर लगी हुई है विद्युत उत्पादन की, और प्रत्येक जो यूनिट की उत्पादन क्षमता है वो 43 मेगावाट है। प्रत्येक की उत्पादन क्षमता कितनी है, 43 मेगावाट। तो यहाँ पर जो कुल उत्पादन होगा 43 गुना 4, यानी 172 मेगावाट उत्पादन होता है। तो राणा प्रताप सागर में सबसे ज़्यादा चंबल नदी पर बने हुए जो चंबल नदी घाटी परियोजना बांध में सर्वाधिक जो विद्युत उत्पादन होती है वो किसमें होगा, राणा प्रताप सागर में। 4 यूनिट है और 43 मेगावाट की प्रत्येक में उत्पादन होती है, तो 172 मेगावाट उत्पादन हो पाता है। हम बात करें यहाँ पर जो जवाहर सागर बांध है यहाँ पर 3 यूनिट लगाई गई हैं विद्युत उत्पादन के लिए, 3 इकाई हैं, और प्रत्येक की जो उत्पादन क्षमता है वो 33 मेगावाट है। प्रत्येक इकाई की जो उत्पादन क्षमता है वो कितनी है, 33 मेगावाट है। तो कुल मिलाकर 3 इकाइयों में तो 99 मेगावाट उत्पादन है जो यहाँ पर है जवाहर सागर बांध में हो पाता है। हम बात करें कि कुल मेगावाट उत्पादन कितना होता है, तो कुल उत्पादन की हम बात करें, कुल उत्पादन तो 115 प्लस 172 प्लस 99, कुल मिलाकर यहाँ पर जो उत्पादन होगा वो 386 मेगावाट का उत्पादन होता है। मेगावाट यानी चंबल नदी घाटी परियोजना में कुल विद्युत उत्पादन होता है 386 मेगावाट। उसमें से हमारे राजस्थान का जो हिस्सा होगा वो 50% होगा, तो इसका आधा हो जाएगा, सीधा सा 2 का भाग हम दे देंगे, 2 तिया 6, 386 में से हमारे राजस्थान में जो विद्युत उत्पादन का हिस्सा आता है वो लगभग 193 मेगावाट, यानी हमारे राजस्थान में यहाँ से कितना विद्युत उत्पादन आता है 193 मेगावाट, क्योंकि कुल उत्पादन 386 मेगावाट है और राजस्थान और मध्य प्रदेश का हिस्सा कितना आता है 50-50 का आता है। तो हमारे राजस्थान में चंबल नदी घाटी परियोजना द्वारा विद्युत उत्पादन कितना होता है, बोलो 193 मेगावाट होता है। फिर से देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे
देखिए सबसे पहले हमने बात की है चंबल नदी घाटी परियोजनाएं। नदी कौन सी होगी? चंबल नदी होगी। राज्य कितने होंगे? 2 राज्य हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश। हिस्सा कितना होगा? 50 प्लस 50 होगा। बांध कितने बने हुए हैं? 4 बांध बने हुए हैं। चारों बांधों की स्थिति हम यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले गांधी सागर बांध मंदसौर में है, राणा प्रताप सागर बांध है रावतबाड़ा चित्तौड़ में है, जवाहर सागर बांध है जवाहर बोरावास कोटा में है, जो चंबल नदी का पिकअप बांध के रूप में जाना जाता है। और कोटा बैराज है, तो कोटा बैराज जो बांध है ये बना हुआ है कोटा में। अगर हम बात करेंगे विद्युत उत्पादन वगैरह और इसके चरणों की बात करें कि ये जो 4 बांध बने हुए हैं इस बहुउद्देशीय चंबल नदी घाटी परियोजना में, तो 3 चरणों में बनाए गए थे। कितने चरणों में? 3 चरणों में ये 4 बांध बनाए गए थे। सबसे पहले नंबर 1 हम बात करें फर्स्ट चरण की, तो फर्स्ट चरण में 2 बांध बनते हैं। नंबर 1 गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध, और नंबर 2 बनता है अंतिम बांध जो इस पर बना हुआ है कोटा बैराज बांध। कोटा बैराज बांध बना है, ये पहले चरण में बनते हैं। सेकंड चरण की अगर हम बात करें तो सेकंड चरण में बनता है राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर बांध। और तीसरा जो चरण होगा, और तीसरे चरण में बना है जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध। तो इस तरह से कुल मिलाकर इन चारों बांधों का निर्माण 3 चरणों में हुआ है। सबसे पहले चरण में पहला और अंतिम बांध जो हमारा आता है गांधी सागर बांध और कोटा बैराज, ये पहले चरण में बनाए गए थे। और दूसरे चरण में बना है राणा प्रताप सागर, और तीसरे चरण में बना है जवाहर सागर बांध। इस प्रकार से कुल मिलाकर इस परियोजना के लिए 3 चरणों में निर्माण किया गया था, और इस प्रकार से ये 4 बांध बनाए गए हैं। इन चारों बांधों की जो विशेषता है उनमें हमने सबसे पहले देखा कि चंबल नदी घाटी परियोजना में सबसे बड़ा अगर बांध है तो कौन सा है? गांधी सागर बांध है। लेकिन चंबल नदी घाटी परियोजना में राजस्थान में सबसे बड़ा बांध है तो कौन सा होगा? जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर बांध होगा। अगर पूछा जाता है आपसे कि चंबल नदी घाटी परियोजना में सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन करने वाला बांध कौन सा है, तो आपके सामने स्पष्ट हो रहा है कि राणा प्रताप सागर बांध है, जहां सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन होता है 172 मेगावाट। और कुल मिलाकर चंबल नदी घाटी परियोजना में विद्युत उत्पादन 386 होता है, जिसमें से राजस्थान का हिस्सा कितना आता है? 193 मेगावाट राजस्थान का हिस्सा आता है। कोटा बैराज एक ऐसा बांध है जहां पर विद्युत उत्पादन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ नहर और पेयजल सिंचाई के काम आता है। जवाहर सागर बांध एक चंबल का पिकअप बांध के रूप में भी जाना जाता है। और परमाणु विद्युत गृह जो रावतभाटा है, यहाँ पर जलापूर्ति किसके द्वारा होती है? राणा प्रताप सागर द्वारा हो पाती है। और 3 चरणों में इसका चंबल नदी घाटी परियोजना का निर्माण हुआ था। विद्युत उत्पादन में यहाँ से राजस्थान के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर आपसे कह सकता है कि राजस्थान में या चंबल नदी घाटी परियोजना में सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन कौन से बांध पर होता है, तो राणा प्रताप सागर बांध में। और राजस्थान का हिस्सा आता है 193 मेगावाट, और कुल उत्पादन होता है 386 मेगावाट। हम बात करते हैं ऐसी चंबल नदी घाटी परियोजना में एक बांध आया, और बांध का नाम है कोटा बैराज, कोटा बैराज बांध। क्योंकि यहाँ पर विद्युत उत्पादन नहीं हो पाता है, सिर्फ और सिर्फ सिंचाई व पेयजल आपूर्ति होती है, सिंचाई व पेयजल आपूर्ति। तो ये जो कोटा बैराज बांध है, इस प्रकार से ये चंबल नदी है और यहाँ पर बना हुआ है ये कोटा बैराज। इस कोटा बैराज बांध की अगर हम बात करें तो सिंचाई हेतु इसमें दो नहरें मोस्टली निकाली गई हैं। मुख्य नहर 2 निकाली गई है सिंचाई हेतु। एक आती है दाई नहर, इधर से हम बात करेंगे तो ये तो आती है बाई नहर, और एक आती है दाई नहर, दाई नहर। तो इसमें जो दाई नहर और बाई नहर 2 नहरें निकाली गई है, इनके द्वारा जो सिंचित जिले हैं, दोनों में उभयनिष्ठ होगा कोटा जिला, दोनों में उभयनिष्ठ होगा कोटा जिला। यहां पर आ जाएगा कोटा प्लस बूंदी जिला आएगा, और यहां पर आ जाएगा कोटा प्लस 12 जिला आ जाएगा, कोटा प्लस 12 जिला। तो दाई और कोटा प्लस 12, और बाई और आता है बूंदी प्लस कोटा प्लस बूंदी। तो इस प्रकार से ये जो दाई नहर है, इसी दाई नहर में से लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं, लिफ्ट नहर। और लिफ्ट नहरें कुल मिलाकर यहाँ पर से 14 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं। इनमें से हमारे राजस्थान में 8 लिफ्ट नहरें हमारे कहाँ पर आती हैं? राजस्थान में आती हैं, और 6 लिफ्ट नहरें होती हैं मध्य प्रदेश में। हम सिर्फ बात करेंगे हमारे राजस्थान में आने वाली 8 लिफ्ट नहरों की।
कौन कौन सी 8 लिफ्ट नहरें हैं जो दाई नहर के से निकाली गई हैं। कोटा बैराज बांध से 2 नहरें जो निकाली गई हैं, बाई नहर और दाई नहर। दाई नहर से निकाली गई हैं लिफ्ट नहरें 14 में से हमारे राजस्थान में आती हैं 8, और 6 लिफ्ट नहरें हैं मध्य प्रदेश में। 6 कहाँ पर होंगी? मध्य प्रदेश में। हमारे राजस्थान में जो 8 लिफ्ट नहरें हैं, राजस्थान में 8 लिफ्ट नहरें हैं, और ये जो 8 लिफ्ट नहरें हैं वो कौन कौन सी हैं, ये देखिए कौन कौन से ज़िले में और कौन कौन सी होंगी। तो सबसे पहले आती है नंबर 1 दीगोद लिफ्ट नहर। इसके बाद में 2 नंबर पर आती है पंचेल लिफ्ट नहर। 3 नंबर पर आती है कचारी लिफ्ट नहर। 4 नंबर पर आती है गणेश लिफ्ट नहर। 5 नंबर पर आएगी अंता लिफ्ट नहर, अंता लिफ्ट नहर। 6 नंबर पर आती है अंता माइनर लिफ्ट नहर, अंता माइनर यानी छोटी है लिफ्ट नहर। और 7 नंबर पर आती है सोरखंड लिफ्ट नहर, सोरखंड लिफ्ट नहर। और 8 नंबर पर आती है जालीपुरा, जालीपुर या जालीपुरा लिफ्ट नहर। तो इस प्रकार से कोटा बैराज जो बांध है, यहाँ से 8 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं। अब आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये जो 8 लिफ्ट नहरें हैं, इनके द्वारा कौन कौन से ज़िलों में सिंचाई होती है। मोस्टली सबसे पहले जो दीगोद है ये कोटा ज़िले की होगी, और अंतिम जो जालीपुरा है ये भी कौन से ज़िले की होगी? कोटा ज़िले की होगी। इसके अलावा जो 6 लिफ्ट नहरें हैं, ये संपूर्ण 6 लिफ्ट नहरें 12 ज़िले में सिंचित हैं, सिंचाई हो करवाती हैं। तो 8 में से दीगोद और जालीपुरा दोनों के दोनों कोटा में है। बाकी 6 पंचेल, कचारी, गणेश, अंता माइनर और शोरखंड ये कहाँ पर है? 12 ज़िले में सिंचाई परियोजना, सिंचित परियोजना या जो लिफ्ट नहर है वो यहाँ पर 12 ज़िले की है। दूसरी नदी घाटी परियोजना के संदर्भ में हम बात करते हैं। नंबर 2 माही नदी घाटी परियोजना। माही नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना यानी हमारे राजस्थान की मोस्टली दूसरी जो नदी घाटी परियोजना के संदर्भ में हम बात करेंगे तो माही नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 कि माही जो नदी घाटी परियोजना है, इसके लिए जो नदी होगी, नदी है कौन सी? माही नदी पर बनी हुई है। और नदी के बाद में हम बात करें राज्य कि कौन कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है ये, तो एक तो हमारा होगा राजस्थान प्लस दूसरा है गुजरात। राजस्थान व गुजरात दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है माही नदी घाटी जो परियोजना है। हम बात करें इसमें हिस्सेदारी, हिस्सेदारी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि माही बजाज सागर परियोजना में हिस्सेदारी राजस्थान व गुजरात की कितनी कितनी होगी। तो हिस्सेदारी की अगर हम बात करें तो राजस्थान का जो हिस्सा होता है इसमें 45% तथा गुजरात का हिस्सा होता है कितना? 55% हिस्सा किसका होता है? गुजरात का होता है। यानी परीक्षा में अगर प्रश्न पूछा जाता है कि माही बजाज सागर परियोजना में, माही बजाज सागर परियोजना में या माही नदी घाटी परियोजना में राजस्थान प्लस गुजरात का जो हिस्सा होगा वो कितना है? पहले ऑप्शन में आपको मिलेगा 55:45, दूसरे ऑप्शन में मिलेगा 50:50, तीसरे ऑप्शन में आपको मिलेगा 30:70 और डी ऑप्शन में आपको मिलेगा 45:55। तो यहाँ पे हमें देखना होगा
कि पहले राजस्थान और बाद में गुजरात है, तो राजस्थान का हिस्सा कितना 45% आता है। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा 45:55। अगर कहीं ना कहीं हमारे प्रश्न में राजस्थान प्लस या राजस्थान अनुपात गुजरात का पूछा गया है, गुजरात अनुपात राजस्थान का अगर पूछा जाता तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा होता, ए ऑप्शन सही होता। ऐसे प्रश्न अक्सरतः एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए स्टूडेंट को देता है कि पहले ऑप्शन को स्टूडेंट यहां पर सही करेगा, लास्ट के ऑप्शन तक तो पहुंच भी नहीं पाता है। तो यहां पर हिस्सेदारी जो होगी 45 राजस्थान की और 55 गुजरात की होती है। हम बात करें यहां पर बांध कि इस नदी घाटी परियोजना में बांध कितने बने हुए हैं, तो 3 बांधों को मिलाकर और यह माही नदी घाटी जो परियोजना है वो बनाई गई है। 3 बांध कौन कौन से हैं, इन तीनों बांधों के संदर्भ में अगर हम बात करें तो बांध 3 बने हुए हैं। 3 बांध कौन कौन से यहां पर अगर हम बात करें तो सबसे पहला बांध नंबर 1 होता है माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध है बोरखेड़ा बांसवाड़ा में। बोरखेड़ा बांसवाड़ा में सबसे पहला बांध बना हुआ है माही बजाज सागर बांध। दूसरा बांध आता है कागदी पिकअप बांध। कागदी पिकअप बांध है, और ये जो कागदी पिकअप बांध है ये भी कहाँ पर है, बांसवाड़ा जिले में बना हुआ है। तीसरा इस नदी पर जो बांध आता है नंबर 3 कडाना बांध, और कडाना जो बांध है ये बना हुआ है अरावली जिला गुजरात में। अरावली गुजरात में ये जो है बना हुआ है। 2015 से पहले गुजरात में अरावली जिला नहीं बना था, तो ये कडाना बांध जो है पंचमहल जिले में आता था, लेकिन वर्तमान में कौन से जिले में आएगा, अरावली गुजरात के अंतर्गत कडाना बांध यानी गुजरात राज्य में बना हुआ है। इस प्रकार से ये 3 बांध बने हुए हैं। हम देखना चाहें कि किस प्रकार से हमारे यहाँ पर राजस्थान में ये बांध बने हुए हैं। ये इस प्रकार से हमारा दक्षिणी राजस्थान है, और इस दक्षिणी राजस्थान में जो ये बांध बने हुए हैं इन बांधों की स्थिति हम देखते हैं इस प्रकार से। सबसे पहले हमारी जो माही नदी है, ये माही नदी यहाँ पे अममोरू की पहाड़ी पड़ती है। अममोरू की एक पहाड़ी है और मेहंद झील है, यहाँ से निकलती है और निकलते हुए हमारे राजस्थान में आती है, और राजस्थान में आकर बांसवाड़ा जो जिला है, इस बांसवाड़ा जिले में एक स्थान पड़ता है खांडू नामक स्थान, यहाँ पर प्रवेश करती है, और बांसवाड़ा के बाद में प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ से वापस डूंगरपुर से होती हुई और यह नदी बहती हुई कहाँ जाती है, गुजरात की ओर अपना बहाव होता है, और ये अरब सागर में अपना जल उड़ेलती है। इस प्रकार से ये जो माही नदी है उल्टे यू आकार के रूप में हमारे राजस्थान में बहती है। आदिवासियों की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की जीवन रेखा आदि नामों से ये जानी जाती है। ये जो माही नदी है, इस माही नदी पर बांध हमने देखे कि 3 बांध बने हुए हैं। सबसे पहला जो बांध आता है नंबर 1, और ये पहला बांध जो बना हुआ है ये बांसवाड़ा जिले में ही माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। माही बजाज सागर बांध है, और ये जो माही बजाज सागर बांध है ये बोरखेड़ा बांसवाड़ा में बना हुआ है। थोड़ा सा आगे चलते हैं तो दूसरा बांध आता है, और ये भी बांसवाड़ा जिले में ही बना हुआ है, और इस बांध का नाम है कागदी पिकअप बांध। कागदी पिकअप बांध बना हुआ है, और ये भी कहाँ पर है, बांसवाड़ा जिले में बना हुआ है। इस नदी पर तीसरा जो बांध आता है कडाना बांध है, और ये कडाना बांध बना हुआ है गुजरात राज्य में अरावली जो जिला है यहाँ पर बना हुआ है, और बांध का नाम है कडाना बांध। तो इस नदी पर जो तीसरा बांध है कडाना बांध है, और कडाना बांध कहाँ पर है, ये गुजरात राज्य में बना हुआ है। इस प्रकार से इस नदी पर ये 3 बांध बने हुए हैं, और तीनों बांधों को मिलाकर नदी घाटी परियोजना बना दी गई, माही नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना।
और इसमें अगर राज्यों की बात करें तो राजस्थान और गुजरात दोनों राज्यों की हिस्सेदारी होती है और 45% राजस्थान और 55% किसका हिस्सा होता है, गुजरात का हिस्सा होता है। बांध हमने देखे, बांध के आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर विद्युत उत्पादन, यानी इस नदी घाटी परियोजना में जो विद्युत उत्पादन होता है वो कितना होगा। विद्युत उत्पादन की अगर हम बात करें तो इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर जो विद्युत उत्पादन हो पाता है ये नदी इस प्रकार से, और विद्युत उत्पादन में बात करें तो 2 चरण यहाँ पर है। फर्स्ट जो चरण था, और फर्स्ट चरण में 2 यूनिट स्थापित की गई थी। फर्स्ट चरण में 2 यूनिट स्थापित की गई थी यहाँ पर, और 2 यूनिट जो है इसमें प्रत्येक यूनिट में 25 मेगावाट की उत्पादन क्षमता होगी। यानी कुल मिलाकर पहले चरण में 25 गुणा 2 बराबर 50 मेगावाट उत्पादन क्षमता पहले चरण में होती थी। दूसरे चरण में और यहाँ पर स्थापित किया गया सेकंड चरण, और सेकंड चरण में जो 2 यूनिट स्थापित की गई थी, सेकंड चरण में भी कितनी यूनिट स्थापित की गई हैं, 2 यूनिट स्थापित की गई हैं, और इनकी जो उत्पादन क्षमता है 45 मेगावाट उत्पादन क्षमता है। तो दोनों में अगर हम बात करेंगे तो 45 × 2 बराबर 90 मेगावाट। सेकंड चरण में जो उत्पादन क्षमता है 90 मेगावाट, और फर्स्ट चरण में उत्पादन जो क्षमता है 50 मेगावाट। यानी इसमें कुल जो उत्पादन क्षमता है, कुल उत्पादन विद्युत उत्पादन होगा वो 90 प्लस 50 मेगावाट होगा बराबर 140 मेगावाट। यानी माही जो नदी घाटी परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना, इसमें विद्युत उत्पादन कितना होगा, 140 मेगावाट। अब अगर जैसे हमने देखा है कि हमारे चंबल नदी घाटी परियोजना में राजस्थान का 50% जो हिस्सा था 193 मेगावाट उत्पादन होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो विद्युत उत्पादन 140 मेगावाट का होता है, इसमें अगर हम बात करें तो हिस्सेदारी यानी कितनी % हमारे राजस्थान में विद्युत उत्पादन होता है, तो याद रखना स्पष्ट रूप से संपूर्ण विद्युत उत्पादन, ये जो विद्युत उत्पादन होते हैं संपूर्ण विद्युत उत्पादन राजस्थान के हिस्से में है, राजस्थान के हिस्से में है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि गुजरात का विद्युत उत्पादन में कोई हिस्सा नहीं है। संपूर्ण जो विद्युत उत्पादन है वो कहाँ पर उत्पादन काम में ली जाएगी, हमारे राजस्थान में काम में ली जाती है। तो यहाँ पर हिस्सेदारी अगर हम बात करें परियोजना में, बहुउद्देशीय परियोजना में, तो राजस्थान में गुजरात की 45-55 है। लेकिन विद्युत उत्पादन में अगर हिस्सेदारी की बात करें राजस्थान अनुपात गुजरात की, तो 100% हिस्सा किसका होता है, राजस्थान का जो विद्युत उत्पादन में होता है। इस प्रकार से हमने देखा माही नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना। सीधा सा हम बात करेंगे, देखिए सबसे पहले नदी, और नदी होती है कौन सी, माही नदी है। राज्य कितने होंगे, 2 राज्य हैं, राजस्थान और गुजरात। हिस्सेदारी की अगर हम बात करें तो 45 और 55 नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना में हिस्सेदारी है। बांध है 3, सबसे पहले 2 हमारे राजस्थान में होंगे और 1 होगा गुजरात में। 2 राजस्थान में, पहला आता है माही बजाज सागर बांध बोरखेड़ा बांसवाड़ा, और दूसरा आता है कागदे पिक्कप बांध बांसवाड़ा, और तीसरा जो बांध है कडाना बांध, ये पड़ता है गुजरात में। विद्युत उत्पादन की अगर हम बात करें, इस प्रकार से हमारे यहाँ पर इस नदी पर बांध बने हुए हैं। विद्युत उत्पादन की बात करें तो 2 चरणों में विद्युत उत्पादन यहाँ पर प्रारंभ किया गया था। पहले चरण में 2 यूनिट स्थापित की गई, प्रत्येक यूनिट की उत्पादन क्षमता 25 मेगावाट। कुल मिलाकर पहले चरण में जो उत्पादन होता है 50 मेगावाट का उत्पादन यहाँ पर हो पाता है। सेकंड चरण में 2 यूनिट फिर से स्थापित की गई थी, और यहाँ पर प्रत्येक जो यूनिट की उत्पादन क्षमता थी 45 मेगावाट। यानी कुल मिलाकर द्वितीय चरण में जो उत्पादन क्षमता है वो 90 मेगावाट है, और दोनों को कुल मिलाकर यहाँ पर उत्पादन क्षमता होती है 140 मेगावाट। और ये जो 140 मेगावाट उत्पादन क्षमता है ये संपूर्ण राजस्थान के हिस्से में आती है। यानी विद्युत उत्पादन में जो हिस्सा है गुजरात का हिस्सा विद्युत उत्पादन में नहीं है। संपूर्ण विद्युत उत्पादन हमारे राजस्थान में 100% हिस्सा माही जो नदी घाटी बहु
बहुउद्देशीय परियोजना है इसमें होता है। लेकिन अगर परियोजना में हिस्सा होगा तो राजस्थान और गुजरात दोनों राज्यों का है, 45% हमारे राजस्थान का और गुजरात का होता है 55%। 3 नंबर पर अगर हम बात करें तो तीसरी जो प्रमुख नदी घाटी परियोजना है वो आती है भांकड़ा नांगल। भांकड़ा नांगल नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजना। और भांकड़ा नांगल नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे नदी, और नदी होगी सतलज नदी। कौन सी नदी होगी इसके संदर्भ में? सतलज नदी। हम बात करें राज्य की, पंजाब, हरियाणा प्लस राजस्थान, 3 राज्यों की ये संयुक्त नदी घाटी परियोजना है भांकड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना। हम बात करें हिस्सेदारी में हम बात करें राजस्थान की जो हिस्सेदारी होगी 15.2% जो भाग है वो राजस्थान की हिस्सेदारी इस परियोजना में होती है। यानी हमारा जो राजस्थान है और राजस्थान की जो इस नदी भांकड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना में 15.2% भाग यहाँ पर हिस्सेदारी होगी। अगर हम बात करें यहाँ पर बांध, किस भांकड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना में बांध कितने बने हुए हैं, तो बांधों की स्थिति अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से हमारा ये उत्तरी राजस्थान होता है, और इस उत्तरी राजस्थान में अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस प्रकार से ये नदी होती है और नदी का नाम है सतलज नदी। नदी होगी कौन सी? सतलज नदी है। और इस सतलज नदी की अगर हम बात करें तो मानसरोवर जो राक्षस ताल है यहाँ से निकलती है और हमारे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में आती है, और हिमाचल प्रदेश में आने पर इस नदी पर एक बांध बना हुआ है और बांध का नाम है भांकड़ा बांध। हिमाचल प्रदेश में इस नदी पर बना हुआ है भांकड़ा बांध है, और भांकड़ा बांध है बिलासपुर में। कहाँ पर पड़ेगा ये? बिलासपुर, और बिलासपुर पड़ता है हिमाचल प्रदेश। यानी जैसे ही हिमाचल प्रदेश में हमारे ये नदी आती है तो इस नदी पर बांध बना हुआ है भांकड़ा बांध, और भांकड़ा बांध बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। इससे आगे हम चलते हैं तो राज्य आता है पंजाब, और पंजाब राज्य में एक बांध और बना हुआ है और बांध का नाम है नांगल बांध। कौन सा बांध होगा? नांगल बांध है, नांगल बांध है। और ये जो नांगल बांध है ये बना हुआ है रोपड़ पंजाब में। ये कहाँ पर है? रोपड़ पंजाब में। ये जो नांगल बांध है ये इसी सतलज नदी पर बना हुआ है। नदी है ये सतलज नदी, और इस पर बांध हो गए कितने? 2 बांध हैं। एक आता है भांकड़ा बांध, और दूसरा आता है नांगल बांध। तो कुल मिलाकर इस नदी पर, सतलज नदी पर 2 बांध हैं, भांकड़ा बांध बिलासपुर हिमाचल प्रदेश और नांगल बांध है रोपड़ पंजाब। अब अगर हम बात करें कि ये जो भांकड़ा नांगल बहुउद्देशीय जो परियोजना है नदी घाटी परियोजना, ये यहाँ से इस प्रकार से इसी भांकड़ा बांध से निकाली गई है। यहाँ से पंजाब से हरियाणा, और हरियाणा से होते हुए हमारे राजस्थान में, और राजस्थान का जो हनुमानगढ़ जिला है, इस प्रकार से ये जो भांकड़ा नांगल नदी घाटी परियोजना हमारे राजस्थान में आती है। हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर नंबर 1 भांकड़ा बांध। जो भांकड़ा बांध है, इस भांकड़ा बांध के बारे में अगर हम बात करें तो सतलज नदी पर बना हुआ है ये, और कहाँ पर बना हुआ है? बिलासपुर। बिलासपुर पड़ता है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। तो भांकड़ा बांध सतलज नदी बिलासपुर हिमाचल प्रदेश। लेकिन इस भांकड़ा बांध की अगर हम बात करें तो पंडित नेहरू जी ने जो इस भांकड़ा बांध को कहा है वो भारत की चमत्कारिक विराट वस्तु की संज्ञा दी है। विराट वस्तु की
संज्ञा दी है। यानी जो बांध है भाखड़ा बांध, इसको पंडित नेहरू जी ने भारत की चमत्कारिक विराट वस्तु की संज्ञा दी है। परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा जाता है ये कि भारत की चमत्कारिक विराट वस्तु की संज्ञा पंडित नेहरू ने किस बांध को दी है, तो भाखड़ा बांध है, इसको संज्ञा दी है। ये जो भाखड़ा बांध है यह भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है। यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो भारत का सबसे बड़ा जो गुरुत्वीय बांध है वो कौन सा बांध है, भाखड़ा बांध है। इस भाखड़ा बांध की जो ऊंचाई वो 226 मीटर है। यानी भाखड़ा बांध की 226 मीटर की ऊंचाई की दृष्टि से ये भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध। अब हमारे सामने आता है कि गुरुत्वीय बांध क्या होता है। देखिए, जैसे ये पहाड़ है और इस पहाड़ से इस प्रकार से जो ये जल गिरता है, यानी ये नदी घाटी परियोजना है, और यहाँ पर ये बांध बनाया जाता है इस प्रकार से, और ये जो दीवार बनाई गई है, इस दीवार को मजबूती देने के लिए यहाँ पर इस प्रकार से ये बनाया जाता है तल में। इसलिए इसको आप मजबूत पकड़ के लिए ये दीवार मजबूत हो सकती है। इसलिए ये जो इस तरीके से बना हुआ बांध गुरुत्वीय बांध कहलाता है। ये गुरुत्वीय बांध का उदाहरण है। तो भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है तो भाखड़ा बांध है 226 मीटर। लेकिन नोट डाल के हम स्पष्ट रूप से लिख देंगे कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है, भारत का सबसे ऊंचा जो बांध है, सबसे ऊंचा बांध तो वो बांध है टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा होगा, टिहरी बांध है, जो भागीरथी नदी पर बना हुआ है। भागीरथी नदी कौन सी होगी, भागीरथी नदी है। टिहरी बांध है भारत का सबसे ऊंचा बांध, और ये कहां पर बना हुआ है, उत्तराखंड में बना हुआ है। भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में बना हुआ है। और ये टिहरी जो बांध है, इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो इसकी ऊंचाई 260 मीटर है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बना हुआ है। 260 मीटर ऊंचाई है, जबकि भाखड़ा बांध की ऊंचाई 226 मीटर है। और यह भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है। भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा बांध, और भारत का सबसे बड़ा बांध टिहरी बांध, भागीरथी नदी, उत्तराखंड में, ऊंचाई इसकी 260 मीटर। एक चीज और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो भाखड़ा बांध है, इस भाखड़ा बांध के पीछे एक जलाशय बना हुआ है। भाखड़ा बांध के पीछे एक जलाशय बना हुआ है, और उस जलाशय को गोविंद सागर जलाशय के नाम से जाना जाता है। गोविंद सागर जलाशय के नाम से जाना जाता है। यानी भाखड़ा जो बांध है, इस भाखड़ा बांध के पीछे बना हुआ है एक जलाशय, और इस जलाशय को गोविंद सागर जलाशय के नाम से जाना जाता है। और ये भी कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। ये भी कहाँ पर होगा, हिमाचल प्रदेश। दूसरे बांध की अगर हम बात करें तो दूसरा बांध हमारा आता है नंबर 2, नांगल बांध। और नांगल बांध की अगर हम बात करें तो नांगल बांध जो बना हुआ है, ये इस प्रकार से रोपड़ पंजाब में बना हुआ है। लेकिन ये जो नांगल बांध है, इस प्रकार से मान लीजिए ये बांध बना हुआ है, नांगल बांध, और इस नांगल बांध से 2 नहरें निकाली गई हैं। कितनी नहरें निकाली गई हैं, 2। एक यहाँ पर दाईं तरफ निकाली गई है, इसको नाम दिया गया है बिस्त नहर। दाईं तरफ जो निकली नहर है उसको नाम दिया गया है बिस्त नहर, और जो बाईं तरफ निकली है इसको नाम दिया गया है भाखड़ा नहर। भाखड़ा नहर। सही मायने में जो ये नांगल बांध की भाखड़ा नहर है, इसी नहर से हमारे यहाँ पर ये नदी घाटी परियोजना बनी हुई है इस प्रकार से। और भाखड़ा और नांगल बांध होने के कारण इसको भाखड़ा नांगल नदी घाटी परियोजना जो है नाम दिया गया है। वास्तव में नांगल बांध से भाखड़ा नहर निकली है, भाखड़ा नहर और नांगल बांध, इसलिए इसका नाम पड़ा है भाखड़ा नांगल नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना। और इस प्रकार से भाखड़ा नहर हमारे यहाँ पर आती है। हम बात करना चाहें कि भाखड़ा जो
ये जो भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना है, ये भारत की सबसे बड़ी परियोजना है, सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है तो भाखड़ा नांगल नदी घाटी परियोजना है। लेकिन भारत की पहली जो नदी घाटी परियोजना है, पहली नदी घाटी जो परियोजना है वो है दामोदर नदी घाटी परियोजना। 1948 में स्थापित की जा चुकी थी। तो भारत की पहली नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना, जबकि भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी जो परियोजना है वो है कौन सी? भाखड़ा नांगल नदी घाटी परियोजना। हमने देखा भाखड़ा नांगल नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना, नदी का नाम होगा सतलज नदी और राज्य है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। हिस्सेदारी हमारे राजस्थान की जो हिस्सेदारी है यहाँ पर वो कुल मिलाकर 15.2% हिस्सेदारी होगी। बांध इसमें कुल मिलाकर बने हुए हैं, 2 बांध हैं, भाखड़ा और नांगल बांध है। इस प्रकार से सतलज नदी आती है और इस सतलज नदी जो मानसरोवर जो राक्षस ताल से निकलकर हमारे हिमाचल प्रदेश में आती है। पहला हिमाचल प्रदेश में बांध बना हुआ है भाखड़ा बांध बिलासपुर में, और दूसरा बांध इसी नदी पर नांगल बांध रोपड़ पंजाब में बना हुआ है। और इस रोपड़ पंजाब में जो बांध बना हुआ है, इस रोपड़ पंजाब बांध नांगल से ही 2 नहरें निकाली गई हैं, दाईं ओर बिस्त नहर और बाईं ओर जो भाखड़ा नहर है। वास्तविक में ये भाखड़ा नहर है, इसी को भाखड़ा नांगल बांध और भाखड़ा नहर कुल मिलाकर भाखड़ा नांगल नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना कहा गया है। और ये 3 राज्यों की पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का हिस्सा इसमें 15.2% भाग होता है। हम बात करें यहाँ पर भाखड़ा बांध की, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की चमत्कारिक विराट वस्तु की संज्ञा जो दी भाखड़ा बांध को, और भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय जो बांध है ये है, इसकी ऊंचाई 226 मीटर है। और भारत का सबसे बड़ा अगर बांध है तो टिहरी बांध है, और ये कहाँ बना हुआ है? भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में बना हुआ है। और ये जो टिहरी बांध है भारत का सबसे ऊंचा बांध, इसकी ऊंचाई 260 मीटर है। और इसी भाखड़ा बांध के पीछे हिमाचल प्रदेश में एक जलाशय बना हुआ है, और उस जलाशय को गोविंद सागर जलाशय के नाम से जाना जाता है। नदी घाटी परियोजनाओं के अंतर्गत सबसे पहले हमने पढ़ा चंबल नदी घाटी परियोजना, नंबर 2 पर हमने पढ़ा माही नदी घाटी परियोजना, और नंबर 3 हमने पढ़ा था भाखड़ा नांगल नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना। आज हम पढ़ेंगे नंबर 4 पर हम पढ़ेंगे व्यास नदी घाटी परियोजना। व्यास नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना। व्यास जो नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना है, इसके संदर्भ में अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखिए ये हमारा इस प्रकार से उत्तरी राजस्थान है, और इस उत्तरी राजस्थान में अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक जो नदी बहती है, और इस नदी का नाम है सतलज नदी। और सतलज नदी जो है ये यहाँ से हिमाचल प्रदेश से बहती हुई आती है पंजाब, और पंजाब से आगे फिर इस प्रकार से बहते हमारे यहाँ से जाती है। लेकिन इस सतलज की ही एक सहायक नदी है, और सहायक नदी का नाम है व्यास नदी। सतलज की ही सहायक नदी है व्यास नदी, और ये है सतलज नदी, सतलज। और सतलज की सहायक नदी है व्यास। और इस व्यास नदी पर हम बात करें सबसे पहले नदी, तो नदी होगी यहाँ पर व्यास नदी। अगर हम बात करें राज्य की, तो राज्य होंगे यहाँ पर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान इस नदी घाटी परियोजना के संदर्भ में होंगे। हम बात करें यहाँ पर बांध, तो बांध 2 बांध बने हुए हैं, एक है पौंग बांध और एक है पंडौ बांध। ये 2 बांध हैं यहाँ पर व्यास नदी पर, एक पौंग बांध और एक पंडौ बांध। यहाँ पर है ये पौंग और पंडौ, ये है पौंग बांध और ये है पंडौ बांध। ये 2 बांध हैं हिमाचल प्रदेश में, और यहाँ से निकलते हुए जो नदी घाटी परियोजना बनती है, दोनों बांधों को मिलाकर व्यास नदी घाटी परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना। यहाँ पर अगर हम बात करें कि पौंग और पंडौ जो बांध हैं,
इसके संदर्भ में कई बार प्रश्न ये पूछा जाता है कि इराडी जो आयोग है, इराडी आयोग वो किस नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना से संबंधित है। तो सीधा सा याद रखना, इराडी आयोग का जो संबंध रहा है व्यास नदी घाटी परियोजना से रहा है। यानी इन दोनों बांधों के ऊपर जो व्यास नदी घाटी परियोजना बनी है इससे संबंधित इराडी आयोग रहा है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर राजीव गांधी लोगो वाला एक और आयोग था, राजीव गांधी लोगो वाला आयोग का संबंध भी अगर रहा है तो वो किससे रहा है, व्यास नदी घाटी परियोजना से रहा है। एक प्रश्न और जो महत्वपूर्ण बनता है यहाँ से, जो पौंग बांध है, इस पौंग बांध का लगभग 59% भाग है जो राजस्थान के संदर्भ में आता है और पंडोह बांध का लगभग 20% भाग यहाँ पर राजस्थान के संदर्भ में आता है। इस पौंग बांध से अगर हम बात करें तो आईजीएनपी इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है, इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना में पेयजल की जो आपूर्ति की जाती है शीत ऋतु में पेयजल आपूर्ति जो की जाती है वो पौंग बांध के द्वारा आईजीएनपी में पेयजल आपूर्ति की जाती है। शीत ऋतु में जो पेयजल आपूर्ति हो पाती है। इसके बाद में हम बात करें नंबर 5, रेणुकाजी परियोजना। रेणुकाजी बहुउद्देशीय परियोजना। रेणुकाजी बहुउद्देशीय परियोजना के संदर्भ में अगर हम बात करें तो ये जो परियोजना है इसके संदर्भ में हम बात करें नदी की, तो यमुना की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है और नदी का नाम है गिरि नदी। यमुना की सहायक नदी कौन सी होगी, गिरि नदी है। यानी यमुना की सहायक नदी गिरि है। ये इस प्रकार से यहाँ पर यमुना नदी है और इस यमुना नदी की ही सहायक नदी है और नदी का नाम है गिरि नदी। इस गिरि नदी पर बनी हुई है रेणुकाजी बहुउद्देशीय परियोजना। अगर हम बात करें राज्यों की कि कौन कौन से राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है, तो राज्यों की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले हिमाचल प्रदेश होगा, इसके बाद में उत्तराखंड होगा, उत्तराखंड के बाद में हम बात करें तो पंजाब, और पंजाब के बाद में दिल्ली, और दिल्ली के बाद में हरियाणा, और हरियाणा के बाद में राजस्थान। इन 6 राज्यों की ये परियोजना संयुक्त परियोजना है जो रेणुकाजी परियोजना है, गिरि नदी पर बनी हुई है। हम बात करें कि ये जो रेणुकाजी परियोजना है इसमें विद्युत जो उत्पादन है, विद्युत उत्पादन वो 40 मेगावाट होता है। 40 मेगावाट विद्युत उत्पादन यहाँ पर रेणुकाजी बहुउद्देशीय परियोजना में हो पाता है। लेकिन इस रेणुकाजी बहुउद्देशीय परियोजना का जो निर्माण हुआ है और निर्माण में जो लागत लगी है इसके बारे में अगर हम बात करें तो केंद्र व राज्य का जो हिस्सा रहा है, केंद्र अनुपात राज्य, ये सभी राज्य जो मिलाकर है तो केंद्र का तो रहा है 90% और 10% ये सभी जो राज्य हैं 6 राज्य, इनका हिस्सा 10% है और केंद्र सरकार का हिस्सा यहाँ पर 90% जो है रखा गया है। इस प्रकार से रेणुकाजी जो परियोजना है ये बनी हुई है हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिला है और सिरमौर जिले में हिमाचल प्रदेश में ये जो है गिरि नदी पर ये परियोजना बनी हुई है। 6 नंबर पर अगर हम बात करें तो एक परियोजना आती है लखवार परियोजना। लखवार नदी घाटी जो परियोजना है इसके संदर्भ में अगर हम बात करें तो देहरादून उत्तराखंड में है। कहाँ पर बनी हुई है, देहरादून है, और देहरादून कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। तो कौन से राज्य की है ये लखवार परियोजना, देहरादून उत्तराखंड की परियोजना है। हम बात करें नदी तो नदी ये यमुना नदी है और यमुना नदी पर ही बनी हुई है उत्तराखंड में ये लखवार परियोजना। परियोजना का नाम है कौन सी, लखवार
परियोजना है। अगर हम राज्यों की बात करें तो वही 6 राज्य होंगे जो रेणुका जी बहुउद्देश्य परियोजना में है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान, इन्हीं 6 राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है। और सेम इसमें भी केंद्र व राज्य का जो अनुपात है वो 90%, 90 और 10 का अनुपात केंद्र और राज्य का अनुपात लखवार परियोजना में होता है। हम बात करें यहाँ पर लखवार परियोजना में जो विद्युत उत्पादन होती है वो 300 मेगावाट का यहाँ पर विद्युत उत्पादन हो पाता है। यानी लखवार जो परियोजना है यहाँ पर 300 मेगावाट विद्युत उत्पादन हो पाती है। इस प्रकार से हमारे यहाँ पर 2 भागों में हमने बांटा था बहुउद्देशीय परियोजनाओं को, एक नदी घाटी परियोजनाएं और एक नहरी सिंचाई, नहरी जो परियोजना है उनके बारे में। तो नदी घाटी परियोजनाओं के मोस्टली 5 हमारे सामने आई हैं। सबसे पहला चंबल नदी घाटी, नंबर 2 आता है माही नदी घाटी परियोजना, नंबर 3 आती है भांकड़ा नांगल और नंबर 4 आती है व्यास नदी घाटी, नंबर 5 रेणुका जी और नंबर 6 आती है लखवार जो है नदी घाटी परियोजना। अब हम बात करने वाले हैं नहरी परियोजनाएं कि कौन कौन सी परियोजनाएं हैं नहरी बहुउद्देशीय परियोजनाएं। नहरी बहुउद्देशीय परियोजनाएं, नहरी बहुउद्देशीय परियोजनाएं। और नहरी बहुउद्देशीय परियोजनाओं में सबसे पहले नंबर 1 IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना। नंबर 2 हम बात करें तो गंग नहर। नंबर 3 अगर हम बात करें सिद्धमुख नौहर परियोजना, सिद्धमुख नौहर परियोजना, या फिर इसको वर्तमान में नाम दे दिया गया राजीव गांधी सिद्धमुख नौहर परियोजना। नंबर 4 अगर हम बात करें नर्मदा नहर परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना जो कि राजस्थान की एकमात्र फव्वारा पद्धति से सिंचाई करने वाली परियोजना है। इसके बारे में कई बार पूछ लिया जाता है ये प्रश्न। नंबर 6 अगर हम बात करें तो गुड़गांव नहर, गुड़गांव या यमुना नहर सीधा सा इसको कह देते हैं, गुड़गांव नहर या यमुना नहर। 6 नंबर पर अगर हम बात करें भरतपुर नहर, भरतपुर नहर। और 7 नंबर पर अगर हम बात करें तो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। यानी हमारा जो पूर्वी राजस्थान होगा इसमें जो नहर परियोजना है ERCP, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल जो परियोजना है ERCP, ये चंबल और चंबल की सहायक नदियों को मिलाकर और पूर्वी राजस्थान में नहर परियोजना को जो बनाया गया है वो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना कहलाएगी। ये जो 7 मुख्यतः नहर परियोजनाएं हैं बहुउद्देशीय हैं, इनकी मोस्टली अगर हम बात करें तो ये हमारा इस प्रकार से राजस्थान है। और इस राजस्थान में हम देखेंगे कि किस किस प्रकार से इन नहर परियोजनाओं को कहाँ से और राजस्थान में लाया गया है। तो ये हमारा राजस्थान है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये सतलज नदी है और इस सतलज की सहायक नदी है, ये सतलज की ही सहायक नदी है और सहायक नदी का नाम है व्यास। यानी सतलज और व्यास दोनों का संगम होता है और संगम पर बना है हरिके बैराज बांध। हरिके बैराज जो बांध बना हुआ है और इस हरिके बैराज बांध से इस प्रकार से IGNP निकाल के और हमारे पश्चिमी राजस्थान में जो लाई गई है, ये जो नहर है सबसे बड़ी नहर है IGNP नहर। और हमारे पश्चिमी राजस्थान में ये जो है IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना मोस्टली पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई उपलब्ध करवाती है, सबसे पहली। दूसरी अगर हम बात करें तो यहीं से निकाली गई है गंग नहर परियोजना। और तीसरी यहाँ से निकाली गई है लगभग सिंधमुख नौहर परियोजना। ये हनुमानगढ़ जो जिला है राजस्थान का, यहाँ पर आती है सिद्धमुख नौहर परियोजना। तो इस प्रकार से 3 परियोजनाएं हमारी इस संदर्भ में होंगी। हम बात करें
अगली नर्मदा नहर परियोजना, तो ये जो नर्मदा नदी है इस प्रकार से, और नर्मदा नदी पर गुजरात में बना हुआ है एक बांध, और बांध का नाम है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध है, और ये गुजरात राज्य में कौन सी नदी पर बना हुआ है? नर्मदा नदी पर बना हुआ है सरदार सरोवर बांध। और इसी सरदार सरोवर बांध से एक नहर निकालकर हमारे राजस्थान में लाई गई है, और इस नहर का नाम है नर्मदा नहर। नर्मदा नहर जो कि बाड़मेर और जालोर दोनों जिलों में सिंचाई उपलब्ध करवाती है। जालोर जिले के सांचौर क्षेत्र से प्रवेश करती है और दोनों जिलों का एरिया सिंचाई उपलब्ध करवाती है। नर्मदा नहर परियोजना राजस्थान की एकमात्र नहर परियोजना है जिसके द्वारा संपूर्ण सिंचाई फव्वारा पद्धति से की जाती है। तो एकमात्र नहर परियोजना कौन सी होगी? नर्मदा नहर परियोजना होगी। इसके आगे हम बात करें तो यहाँ पर ये यमुना नदी है, और यमुना नदी से ही निकाली गई है। गुड़गांव नहर कह दीजिए या यमुना नहर कह दीजिए, गुड़गांव नहर या यमुना नहर है। और इसके बाद में जो और नहर निकाली गई है एक, वो भरतपुर जिले के लिए मोस्टली निकाली गई है, और उसका नाम भी क्या दिया गया है? भरतपुर नहर इसको कहा गया है, भरतपुर नहर। और एक अंतिम नहर परियोजना हमारे सामने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, जो कि चंबल व चंबल की जो सहायक नदियां हैं इनको मिलाकर हमारे पूर्वी राजस्थान में जो नहरी परियोजना एक जाल बनाया गया है उसको हम कहते हैं पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ERCP, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना। इस प्रकार से मोस्टली हमारे राजस्थान में ये नहरी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। हम एक एक करके इन नहरी बहुउद्देशीय परियोजनाओं की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, और इसके बारे में सबसे पहली हम परियोजना पढ़ते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है इसका सबसे पहले हम बात करेंगे उद्गम स्थल कि कहाँ से ये उद्गम स्थल है इसका। तो सबसे पहले हमारा ये इस प्रकार से उत्तरी राजस्थान है, और इस उत्तरी राजस्थान में अगर हम देखें तो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान की मोस्टली ये परियोजना है। यहाँ पर ये जो नदी है और इस नदी का नाम है सतलज नदी, नदी का नाम है सतलज नदी, और इस सतलज की ही एक सहायक नदी है और सहायक नदी का नाम है व्यास। सतलज की सहायक नदी है व्यास। सतलज और व्यास दोनों नदियों का संगम होता है और संगम पर बना हुआ है एक बांध, और बांध का नाम है हरि के बैराज। बांध का नाम है हरि के बैराज बांध, हरि के बैराज बांध। यानी मुख्य रूप से जो IGNP नहर निकाली गई है वो सतलज और व्यास दोनों नदियों का संगम होता है, और संगम पर बनी हुई है हरि के बैराज बांध। और हरि के बैराज बांध से इस प्रकार से ये जो है IGNP निकाली गई है, और ये IGNP हमारे राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भाग से यानी उत्तरी राजस्थान से होते हुए और पश्चिमी राजस्थान में इस प्रकार से और आती है। यानी डेजर्ट वाला जो क्षेत्र हमारे राजस्थान का, यहाँ पर पूरे के पूरे डेजर्ट क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध करवाती है IGNP। यानी मोस्टली इस प्रकार से हरि के बैराज बांध से निकल कर और हमारे राजस्थान में इस प्रकार से ये जो है इसका निर्माण हुआ है। मोस्टली इसका जो निर्माण हुआ है वो 2 चरणों में माना जाता है। सबसे पहला नंबर 1 पहले चरण की अगर हम बात करें तो राजस्थान फीडर है हरि के बैराज से लेकर, और एक स्थान पड़ता है मसी तावली हनुमानगढ़। यहाँ पर एक स्थान है और एक इस स्थान का नाम है मसी तावली, और मसी तावली कौन से जिले में पड़ता है? हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। यानी प्रथम जो चरण है, प्रथम चरण के अंतर्गत हरि के बैराज बांध से
हरिके बैराज बांध से और यहाँ तक जो ये नहर बनी है और इसको नाम दिया गया है राजस्थान फीडर। इसको नाम दिया गया है राजस्थान फीडर के नाम से इसको जाना जाता है, जो हरिके बैराज से मसी तावली हनुमानगढ़ तक बनी हुई है। और राजस्थान फीडर की जो लंबाई है 204 किलोमीटर है, यानी इसकी जो राजस्थान फीडर की कुल लंबाई है ये 204 किलोमीटर है। राजस्थान फीडर मोस्टली कहते किसको हैं, यानी ऐसा क्षेत्र जहां से कोई लिफ्ट नहर नहीं निकाली जा सकती, भूमिगत होकर आती है, तो उसको राजस्थान फीडर कहा जाता है। और मसी तावली हनुमानगढ़ तक राजस्थान फीडर बनाई गई है। इस 204 में से अगर हम बात करें कि राजस्थान में राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है, तो राजस्थान में 35 किलोमीटर लंबाई है। हमारे राजस्थान में यहाँ से और यहाँ तक ये जो दूरी है राजस्थान फीडर की, ये लगभग 35 किलोमीटर की लंबाई है। जबकि पंजाब और हरियाणा में ये जो लंबाई होती है इसकी, ये पंजाब और हरियाणा में ये लगभग 169 किलोमीटर लंबाई होती है। यानी 169 किलोमीटर 204 में से पंजाब और हरियाणा में है, और हमारे राजस्थान में कितनी होगी, 45 किलोमीटर प्रथम चरण के अंतर्गत। इसी प्रथम चरण में जो दूसरी बनाई गई है मुख्य नहर, जिसको कहेंगे हम, यहाँ से मसी तावली हनुमानगढ़ से और बीकानेर में एक स्थान पड़ता है पूगल बीकानेर, पूगल कह दीजिए या छत्रगढ़ बीकानेर पड़ता है। और यहाँ तक जो ये नहर बनाई गई है पहले ही चरण में, इसको नाम दिया गया है मुख्य नहर। और ये जो मुख्य नहर है इसकी जो लंबाई है वो 189 किलोमीटर है। यानी प्रथम चरण में जो मुख्य नहर बनी है इसकी लंबाई कितनी होगी, 189 किलोमीटर। और कहाँ से कहाँ तक बनी है ये, मसी तावली हनुमानगढ़ से और पूगल बीकानेर तक। ये पूरा का पूरा प्रथम चरण रखा गया था। ये है प्रथम चरण। यानी प्रथम चरण में कुल मिलाकर हम बात करें तो राजस्थान फीडर 204 और मुख्य नहर 189 जो है बनाई गई है। इसके बाद में दूसरे चरण की अगर बात करें तो यहाँ से पूगल बीकानेर से शुरू होकर और मोहनगढ़ जैसलमेर, यहाँ पर एक स्थान पड़ता है जैसलमेर में, मोहनगढ़ जैसलमेर में, और यहाँ तक मोहनगढ़ जैसलमेर तक जो है बनाई गई है मुख्य नहर। और ये जो चरण है द्वितीय चरण है, दूसरे चरण के अंतर्गत जो नहर बनी है मोहनगढ़ जैसलमेर, यानी पूगल बीकानेर से और मोहनगढ़ जैसलमेर, ये जो नहर बनी है और इसको कहा गया है मुख्य नहर। और इस मुख्य नहर की जो लंबाई है 256 किलोमीटर बनी है। यानी ये जो मुख्य नहर है ये कितनी बनी है, 256 किलोमीटर की मुख्य नहर द्वितीय चरण के अंतर्गत बनाई गई है। पूगल बीकानेर से और मोहनगढ़ जैसलमेर तक ये नहर जो दूसरे चरण में बनी हुई है। हम यहाँ पर बात करें कि जो IGNP का निर्माण हुआ है, निर्माण ये 2 चरणों में हुआ है। चरण फर्स्ट की अगर हम बात करें तो चरण फर्स्ट के अंतर्गत एक तो बना है राजस्थान फीडर। क्या बना है, राजस्थान फीडर बना है। और राजस्थान फीडर की कुल लंबाई कितनी है, 204 किलोमीटर है। राजस्थान फीडर जो बना है और इसकी कुल लंबाई 204 है। और इस राजस्थान फीडर में से जो राजस्थान में लंबाई है, राजस्थान में वो 45 किलोमीटर है। राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है, 45। और अगर हम बात करें पंजाब व हरियाणा, पंजाब प्लस हरियाणा में जो उसकी लंबाई है 169 किलोमीटर है। और कुल मिलाकर ये कितनी हो जाती है, 204 किलोमीटर हो जाती है। इसी फर्स्ट चरण में दूसरा जो बनी है मुख्य नहर बनाई गई है। पहले चरण में ही मुख्य नहर बनाई गई है। जो राजस्थान फीडर है ये बना है हरिके बैराज बांध से, हरिके बैराज बांध से, और हनुमानगढ़ में पड़ता है मसी तावली, हनुमानगढ़ मसी तावली तक पहले राजस्थान फीडर बनाया गया था प्रथम चरण में। और फिर बनाई गई है मुख्य नहर। और मुख्य नहर की जो कुल लंबाई है प्रथम चरण में वो 189 किलोमीटर है। यानी प्रथम चरण में जो मुख्य नहर बनी है वो कितनी बनेगी, 189 किलोमीटर बनी है।
अगर हम बात करें कहाँ से कहाँ तक बनी है, तो मसी तावली हनुमानगढ़ से, मसी तावली जो हनुमानगढ़ में है यहाँ से पूगल, और पूगल पड़ता है बीकानेर में। पूगल कहाँ पर पड़ेगा? बीकानेर में। यानी मसी तावली हनुमानगढ़ से और पूगल बीकानेर तक जो है प्रथम चरण में मुख्य नहर का निर्माण हुआ था। हम बात करें द्वितीय चरण, और द्वितीय चरण के अंतर्गत जो नहर बनी है वो मुख्य नहर बनी है, मुख्य नहर। और द्वितीय चरण के अंतर्गत बनी गई जो मुख्य नहर है, इसकी जो कुल लंबाई है वो 256 किलोमीटर है। द्वितीय चरण में मुख्य नहर की लंबाई कितनी? 256 किलोमीटर। और ये दूसरे चरण में जो मुख्य नहर बनी है ये कहाँ से कहाँ तक बनी है? तो पूगल बीकानेर से, पूगल बीकानेर से और मोहनगढ़ जैसलमेर तक बनी है। 256 किलोमीटर की बनी है। इस नहर के अंतर्गत अगर हम बात करना चाहेंगे कि नहर का जो अंतिम पॉइंट है या जीरो पॉइंट है, नहर का जीरो पॉइंट है गडरा रोड बाड़मेर। गडरा रोड बाड़मेर में है, ये तो कहलाता है जीरो पॉइंट। और नहर का जो अंतिम छोर है, अंतिम छोर वो है मोहनगढ़ जैसलमेर, मोहनगढ़ जैसलमेर। यानी अंतिम छोर है मोहनगढ़ जैसलमेर। और इस मोहनगढ़ जैसलमेर के आगे जो ये नहर निकली गई है, ये लिफ्ट नहर के रूप में गडरा रोड बाड़मेर तक पहुंचती है। तो जीरो पॉइंट तो कहलाता है गडरा रोड बाड़मेर और अंतिम छोर कहलाता है मोहनगढ़ जैसलमेर। इस IGNP के लिए जो वित्तीय सहायता मिली है, वित्तीय सहायता वो विश्व बैंक द्वारा मिली है। विश्व बैंक, यानी IGNP के लिए वित्तीय सहायता किसके द्वारा मिली गई है? विश्व बैंक के द्वारा यहाँ पर वित्तीय सहायता मिली है। अगर हम बात करें कि इस IGNP द्वारा जो सिंचित जिले हैं वो कितने हैं? 8 जिले हैं। यानी इसके द्वारा सिंचित जो जिले हैं वो 8 जिले हैं। जबकि सिंचित व पेयजल आपूर्ति हो पाती है एकमात्र झुंझुनू जिले में। पेयजल आपूर्ति कौन से जिले में होगी? झुंझुनू जिले में। तो इस प्रकार से हम कुल मिलाकर सिंचाई व पेयजल के लिए राजस्थान के 9 जिले हैं जिनमें IGNP के द्वारा सिंचाई व पेयजल आपूर्ति हो पाती है। मोस्टली हम IGNP की लंबाई के बारे में अगर हम बात करें, IGNP के जो 2 चरणों में निर्माण हुआ है और 2 चरणों में लंबाई परीक्षा में किस प्रकार से पूछी जाती है, यानी कुल जो इसकी लंबाई है, कुल लंबाई 649 किलोमीटर है। और इसको दोनों चरणों में किस प्रकार से निर्माण किया गया है और परीक्षा में किस प्रकार से लंबाई के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे चरण, यहाँ पर हम बात करेंगे राजस्थान फीडर, फिर हम बात करते हैं मुख्य नहर, और फिर बात करेंगे कुल लंबाई। कुल लंबाई देखिए, पहले हम चलेंगे फर्स्ट चरण। और फर्स्ट चरण में जो राजस्थान फीडर की लंबाई है वो कितनी है बोलो? 204 किलोमीटर है। फर्स्ट चरण में राजस्थान फीडर की लंबाई 204 किलोमीटर और फर्स्ट चरण में मुख्य नहर की लंबाई कितनी? 189 किलोमीटर। और जो कुल लंबाई हो जाती है इसमें इन दोनों को मिला लेंगे और कुल लंबाई हो जाती है 393 किलोमीटर। यानी पहले चरण में, फर्स्ट चरण में IGNP की जो कुल लंबाई है वो कितनी हो जाती है? 393 किलोमीटर। सेकंड चरण की अगर हम बात करें तो राजस्थान फीडर सेकंड चरण में नहीं बना है, मुख्य नहर बनी है सेकंड चरण में। और कितनी लंबाई? 256 किलोमीटर की लंबाई मुख्य नहर बनी है सेकंड चरण में। और यहाँ पर कुल लंबाई सेकंड चरण में हो जाएगी कितनी? 256 किलोमीटर। अब अगर हम बात करें कि फर्स्ट और सेकंड चरण में जो कुल लंबाई है, राजस्थान फीडर की कुल लंबाई कितनी है? 204 किलोमीटर रहेगी।
लेकिन आईजीएनपी में मुख्य नहर की जो कुल लंबाई है, इनको अगर हम जोड़ेंगे तो 445 किलोमीटर। हमारे सामने प्रश्न पूछा जा सकता है कि आईजीएनपी में मुख्य नहर की कुल लंबाई कितनी है, तो 445 किलोमीटर, और आईजीएनपी में राजस्थान फीडर की कुल लंबाई है तो 204 किलोमीटर रहेगी। हम बात करें राजस्थान में आईजीएनपी की जो कुल लंबाई है तो ये हो जाती है कितनी, 649 किलोमीटर। तो इस प्रकार से हमारे से प्रश्न पूछा जा सकता है। एक तो मोस्टली आपसे जो प्रश्न पूछा जा सकता है राजस्थान फीडर और यानी प्रथम चरण में आईजीएनपी की कुल लंबाई 393, और फिर दूसरा प्रश्न यहाँ से मोस्टली बन सकता है कि आईजीएनपी में मुख्य नहर की जो कुल लंबाई है वो कितनी है, तो मुख्य नहर की कुल लंबाई कितनी होगी, 445 किलोमीटर होती है, और कुल लंबाई होती है कितनी, 649 किलोमीटर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना या आईजीएनपी का जो विवरण है, उपनाम जो इसको कहा गया है, उपनाम में मरुस्थल की गंगा, और मरुस्थल की गंगा गोविंद वल्लभ पंत ने कही थी, और राजस्थान नहर इसका प्राचीन नाम है, और राजस्थान की जो जीवन रेखा इसको कहा जाता है। निर्माता जो इसके हैं कंवर सेन, 1948 में केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा था, यानी गंगा नहर के जो निर्माता कंवर सेन थे, उन्होंने बीकानेर राज्य में यहाँ पर आकर देखा, और हम देखें तो कंवर सेन जी ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा था बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता, और ये जो पत्र लिखा, लेख लिखा, इस लेख के आधार पर इसकी जो आधारशिला रखी गई थी 31 मार्च 1958 को गृह मंत्री, तत्कालीन गृह मंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत, इनके द्वारा इसकी आधारशिला 31 मार्च 1958 को रखी गई थी। वर्तमान नाम इसका आईजीएनपी इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है, क्योंकि प्राचीन नाम इसका राजस्थान नहर था, और इसे आईजीएनपी इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है 2 नवंबर 1984 को रखा गया था। नदी सतलज और व्यास दोनों नदियां के संदर्भ में आती है। उद्गम स्थान की अगर हम बात करें तो सतलज व व्यास दोनों के संगम पर बना हुआ है हरिके बैराज बांध, और इस हरिके बैराज बांध से यह आईजीएनपी नहर हमारे राजस्थान में आती है, निकाली गई है। इसकी जो कुल लंबाई है 649 किलोमीटर है, और हमने 2 चरणों में इसके निर्माण की प्रक्रिया को देखा है कि किस प्रकार से ये 2 चरणों में निर्माण हुई थी। 649 जो किलोमीटर की लंबाई है। आईजीएनपी में सिंचाई हेतु 9 शाखाएं व 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं। 9 शाखाएं व 7 लिफ्ट नहरों की अगर हम बात करें कि जो शाखाएं हैं वो तो पूरी की पूरी जो नहर है, इस नहर के दाईं तरफ निकाली गई हैं। एकमात्र शाखा है जो रावतसर शाखा जो बाईं तरफ है, बाकी सभी जो शाखाएं हैं वो नहर के दाईं तरफ निकाली गई हैं। लिफ्ट नहरें जो निकाली गई हैं वो सारी की सारी नहर के बाईं तरफ निकाली गई हैं। लिफ्ट का मतलब यानी कुल मिलाकर इस नहर का जो बायां भाग था वो ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए पानी को लिफ्ट किया गया, उठाया गया है, इसलिए इनको कहा गया है लिफ्ट नहरें। और लिफ्ट नहरें पूरी की पूरी किस दिशा में होंगी, इस नहर के बाईं तरफ जो है लिफ्ट नहरें हैं। यानी ये जो नहर आ रही है उत्तर से उद्गम स्थान की ओर, तो बायां तरफ ये होगा, इस तरफ सारी की सारी नहरें होंगी और इस तरफ शाखाएं होंगी। लेकिन एकमात्र जो शाखाएं हैं 9 में से रावतसर शाखा ये नहर के बाईं तरफ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शाखाओं की। 9 शाखाओं में सबसे पहली है रावतसर, और रावतसर शाखा है हनुमानगढ़ जिले में। कौन से जिले की है? हनुमानगढ़ जिले की है। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो एकमात्र बाईं तरफ है, ये एकमात्र बाईं तरफ स्थित है, बाईं तरफ, और सारी की सारी कहाँ होंगी? दाईं तरफ होंगी इसके। सूरतगढ़ और अनूपगढ़ ये दोनों की दोनों श्री गंगानगर जिले में हैं, श्री गंगानगर जिले में। अगर हम बात करें पूगल, दातौर, बिरसलसर और चारणवाला, ये चारों की चारों बीकानेर में हैं। ये चारों की चारों बीकानेर जिले में हैं। और इसके अलावा शहीद बीरबल और सागरमल गोपा दोनों जैसलमेर जिले में स्थित हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर 9 शाखाएं इसमें जो हैं, रावतसर शाखा हनुमानगढ़, सूरतगढ़ अनूपगढ़ शाखा श्रीगंगानगर,
पुगल शाखा, दातोर शाखा, बिरसलसर शाखा और चारणवाला शाखा बीकानेर, और शहीद बीरबल शाखा और सागरमल गोपा शाखा ये दोनों जो हैं जैसलमेर ज़िले में स्थित हैं। हम बात करेंगे लिफ्ट नहरें, और लिफ्ट नहरें इसमें IGNP में कितनी हैं? 7। लिफ्ट यानी पूरी की पूरी बायां भाग यहाँ पर ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए जल को थोड़ा सा लिफ्ट किया गया है, तो लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं। और लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है? 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं। मोस्टली अगर हम बात करें कि 7 लिफ्ट नहरों में से कौन कौन सी होंगी, तो सबसे पहले नंबर 1 होती है कंवरसेन लिफ्ट कैनाल। कंवरसेन जो लिफ्ट कैनाल है सबसे पहली नंबर 1। इसके बाद में दूसरी आती है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट कैनाल, यानी दूसरी जो आती है हमारी चौधरी कुंभाराम लिफ्ट कैनाल, और तीसरी आती है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट कैनाल, यानी पन्नालाल जो बारूपाल है लिफ्ट कैनाल, ये नंबर 3 हमारी आती है। और इसके बाद में आती है वीर तेजाजी लिफ्ट कैनाल। वीर तेजाजी लिफ्ट कैनाल आती है। इसके बाद में नंबर 5 पर अगर हम बात करें तो 5 नंबर पर आती है करण सिंह लिफ्ट कैनाल। इसके बाद में आती है गुरु जाम्भेश्वर लिफ्ट कैनाल। और अंतिम जो 7 नंबर आती है जय नारायण व्यास लिफ्ट कैनाल। ये 7 जो लिफ्ट कैनाल हमारे यहाँ पर बनाई गई हैं, लिफ्ट नहरें बनाई गई हैं, इनमें मोस्टली ज़िले पूछ लिए जाते हैं अक्सरतया कि कौन सी लिफ्ट नहर के द्वारा कौन से ज़िले में सिंचाई हो पाती है। मोस्टली अगर हम बात करें तो इन सभी में एक उभयनिष्ठ ज़िला है। ये जो हमने बी लिख रखा है ये उभयनिष्ठ ज़िला है, और ये होगा बीकानेर ज़िला, यानी लगभग 6 लिफ्ट नहरों में बीकानेर ज़िला है जो मोस्टली उभयनिष्ठ है, और अंतिम में जय नारायण व्यास में जैसलमेर ज़िला होगा। इस बीकानेर के अलावा कौन कौन से ज़िलों में सिंचाई हो पाती है, तो देखिए यहाँ पर जो कंवरसेन है, कंवरसेन जी के द्वारा गंग नहर को भी बनाया गया था, इसलिए ये कंवरसेन जी कहते हैं कि मैं बीकानेर से सीधा श्री गंगानगर चला जाता हूँ। कहाँ जाएंगे ये? श्री गंगानगर। तो बीकानेर प्लस श्री गंगानगर इन दोनों जिलों में सिंचाई उपलब्ध करवाती है कंवरसेन लिफ्ट नहर। दूसरी नंबर पर हम बात करें चौधरी कुंभाराम कि चौधरी कुंभाराम जी कहते हैं कि ये अगर श्री गंगानगर गए हैं तो मैं चूरू, हनुमानगढ़ और झुंझुनू इन जिलों में चला जाता हूँ। यानी कुल मिलाकर चौधरी कुंभाराम चूरू, हनुमानगढ़, झुंझुनू और बीकानेर जिलों में सिंचाई उपलब्ध करवाता है। पन्नालाल बारूपाल की अगर हम बात करें तो पन्नालाल बारूपाल नागौर जिले में, कौन से ज़िले में? नागौर ज़िले में जो है बीकानेर प्लस नागौर ज़िला हो जाएगा। वीर तेजाजी अकेला बीकानेर ज़िला होता है। करण सिंह जी की अगर हम बात करें तो ये बीकानेर प्लस जोधपुर ज़िले में सिंचाई आपूर्ति होती है। और गुरु जाम्भेश्वर जो होगा बीकानेर प्लस जोधपुर, और जोधपुर के साथ में जैसलमेर, इन तीनों जिलों में जो है सिंचाई आपूर्ति हो पाती है। और अंतिम जो जय नारायण व्यास है इसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ जैसलमेर जो ज़िला है, इस जैसलमेर ज़िले में पेयजल सिंचाई आपूर्ति हो पाती है। तो ये 7 जो लिफ्ट नहरें हैं इनके द्वारा सिंचित जिले आपसे कहीं ना कहीं परीक्षा में, जैसा कि ग्राम सेवक 2016 के एग्जाम में पूछा गया था कि पन्नालाल बारूपाल जो लिफ्ट कैनाल है इसके द्वारा कौन से जिलों में जो है सिंचाई आपूर्ति होती है, तो बीकानेर प्लस नागौर इन 2 जिलों में जो है पन्नालाल बारूपाल द्वारा सिंचाई जो है आपूर्ति होती है। एक अक्सर थे एग्जाम में इनके नया नाम और पुराने नाम जो है पूछ लिए जाते हैं। तो जो कंवरसेन लिफ्ट कैनाल है इसका पुराना नाम है
लूणकरणसर लिफ्ट कैनाल, और चौधरी कुंभाराम है नौहर सहवा लिफ्ट कैनाल। पर इसका गजनेर लिफ्ट कैनाल। वीर तेजाजी बांगड़सर लिफ्ट कैनाल के नाम से जानी जाती है, और करण सिंह कोलायत लिफ्ट कैनाल के नाम से, इसका पुराना नाम कोलायत लिफ्ट कैनाल हुआ करता था। और अगर हम बात करें कि गुरु जाम्बेश्वर फलोदी लिफ्ट कैनाल, इसका गुरु जाम्बेश्वर का नाम हुआ करता था फलेदी, और जय नारायण व्यास का हुआ करता था पोकरण लिफ्ट कैनाल। तो इस प्रकार से इनके जो प्राचीन नाम हैं इनकी भी हम बात कर सकते हैं कि कंवर सेन का प्राचीन नाम लूणकरणसर, चौधरी कुंभाराम का नौहर सहवा, पन्नालाल बारूपाल का गजनेर लिफ्ट कैनाल, वीर तेजाजी का बांगड़सर, करण सिंह का जो था कोलायत, और गुरु जम्बेश्वर का फलोदी लिफ्ट कैनाल, और जय नारायण व्यास का पोकरण लिफ्ट कैनाल जो है प्राचीन नाम था। एक यहाँ पर जो बनाई गई है शाखा निर्माणाधीन शाखा के रूप में जानी जाती है, और वो है लीलवा शाखा है जो निर्माणाधीन है, और ये लाठी सीरीज जो क्षेत्र है बीकानेर में, यहाँ पर निर्माणाधीन है लीलवा शाखा। अगर इन लिफ्ट कैनालों की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा वितरित यानी सबसे ज़्यादा सिंचाई जो उपलब्ध होती है, सर्वाधिक जिलों में जो वितरित है ये चौधरी कुंभाराम है। सर्वाधिक जिलों में जिसका वितरण पाया जाता है वो चौधरी कुंभाराम, और सबसे कम जिसका वितरण पाया जाता है सबसे कम वो है कौन सी, वीर तेजाजी। यानी वीर तेजाजी का विस्तार सबसे कम, और सर्वाधिक विस्तार जो जिलों में है वो है चौधरी कुंभाराम। अगर हम बात करें कि पन्नालाल जो बारूपाल है, ये पन्नालाल बारूपाल जो नागौर जिले में है, यहाँ पर नागौर में एक स्थान पड़ता है जायल, और यहाँ पर जायल में जो खारा पानी होता है, फ्लोराइड युक्त पानी होता है, वहाँ पर जो फ्लोराइड को कम करने के लिए जो योजना चलाई जा रही है वह योजना इसी पन्नालाल बारूपाल योजना पर चलाई जा रही है। इस प्रकार से इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लिफ्ट नहरें और जो शाखाएं हैं, 7 तो लिफ्ट नहरें हैं इसमें और 9 हैं शाखाएं। यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है।